हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास एडिफिकेशन कोटा। जे एडवांस 2024 के सॉल्यूशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस भी हम यहाँ पे करेंगे कि किस डिफिकल्टी का वो सवाल था, किस किस तरह का क्वेश्चन बनाया गया था वहाँ पे और उसको डिफिकल्टी रेटिंग हम क्या देंगे। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बिगिन विद पेपर 1 का सेक्शन 1, जिसमें सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस थे। 4 ऑप्शन जिसमें से एक चूज करना है आपको। 4 क्वेश्चन इस प्रकार थे। सबसे पहला सवाल क्या था? पहला सवाल, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सो दिस हियर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आप जो भी बच्चे देख रहे हैं इस सवाल को ध्यान से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड देन विल बी डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या खास बात? लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0, सच दैट f1 इक्वल टू 2, ऐसा कह रहा है। एंड लिमिट की वैल्यू दे रखी है t टेंड्स टू x, दिस होल एक्सप्रेशन इक्वल टू 1। लिमिट की वैल्यू दे रखी है आपको फॉर ईच x ग्रेटर देन 0, देन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 fx इज इक्वल टू व्हाट? फंक्शन निकालना है fx। अच्छा, और लिमिट दे रखा है। लिमिट में आप देखिए पैरामीटर क्या है यहाँ पे? t है, t टेंड्स टू x। अब t टेंड्स टू x पे आप देखेंगे ये x पावर 10 fx, x पावर 10 fx, x पावर 9 माइनस x पावर 9, 0/0 फॉर्म बन जाएगा। यस। अच्छा, अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच। अगर आपने अभी तक गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ कि यार हाँ, इसमें LH रूल लगा लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी fx की टर्म्स में। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल फंक्शन। आपसे कह ही रखा है 0, में f1 की वैल्यू 2 दे रखी है। बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी fx निकालने के लिए। लिमिट t टेंड्स टू x है और 0/0 फॉर्म है, तो आई एम डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? यहाँ पे पैरामीटर क्या है? t। बस इसका ध्यान रखना कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें अपन। तो t पावर 10 हो जाएगा 10 t पावर 9, fx will remain as it is minus x power 10 will remain as it is and this will become f prime t। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? t पावर 9 का 9t पावर 8 और x पावर 9 एक कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो 0 हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? 1। राइट हैंड साइड में कुछ डिफरेंशिएट मत कर देना, यहाँ पे 0 मत कर देना। राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? 1। दैट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी t की वैल्यू अगर मैं x रख दूं तो ये आप देखेंगे डिनोमिनेटर में 9x पावर 8, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज 10x पावर 9 fx माइनस this is x power 10 f prime x is equal to 9x power 8. This is what you'll be getting after cross multiplying and everything. अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, जिसको हम चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं अपना। f prime x को आई वांट टू राइट इट एज dy by dx और एक माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट ओवर हियर इज x पावर 10 dy by dx। ये चीज है, इधर माइनस के साथ आ जाएगा 10x पावर 9 y इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में माइनस 9x पावर 8 हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव। वेरी सिंपल, यस वेरी सिंपल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया ये। हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, बट पहले x पावर 10 से डिवाइड कर दीजिए। x पावर 10 से डिवाइड किया, दिस इज x पावर 10 ओवर हियर, दिस इज x पावर 10 ओवर हियर। वेरी सिंपल, यस। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e पावर इंटीग्रल लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन, ये जो y के साथ क्या है 10 अपॉन x दिख रहा है मुझे विद माइनस, माइनस 10 अपॉन x dx। ठीक है, तो माइनस 10 ln x बनेगा e पावर, सॉरी माइनस 10 ln x, so that will become x power minus 10। this is what you'll be getting, this is what you'll be getting। कोई दिक्कत अभी तक नहीं? सिंपल। अच्छा जी, 1 अपॉन x पावर 10, तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इंटू 1 अपॉन x पावर 10 विल बी इक्वल टू इसका इंटीग्रल। राइट हैंड साइड में क्या चीज है ये? माइनस 9 अपॉन एक्स पावर 2 है, साथ में एक्स पावर 10 आ जाएगा, माइनस 9 अपॉन एक्स पावर 12 हो जाएगा इंटीग्रल में dx। अच्छा, राइट हैंड साइड ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी अभी? y अपॉन एक्स पावर 10 तो ओके है, इज इक्वल टू व्हाट डू वी गेट ओवर हियर इज माइनस 9 वंस अगेन इज ओके, दैट्स नॉट एन इशू फॉर अस। एक्स पावर माइनस 12 का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स पावर माइनस 11 अपॉन माइनस 11। अच्छा जी, तो माइनस 11 आएगा और एक्स पावर माइनस 11 विल बिकम डिनोमिनेटर में एक्स पावर 11 और एक कांस्टेंट टर्म भी तो आएगी। हाँ, और ये कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए हमें कुछ इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, जिसकी मदद से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे बहुत आराम से। यस, विल बी एबल टू फाइंड दैट। लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट। x की वैल्यू 1 डालने पे y कितना हो जाएगा? 2। तो देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 पावर 10 व्हिच इज ओके इज इक्वल टू 9 अपॉन 11। अच्छा, प्लस c, तो c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है भाई? c की वैल्यू निकल के आ रही है 13 अपॉन 11। c की वैल्यू निकल के आ रही है 13 अपॉन 11 यहां से।
तो therefore y कितना निकल के आ रहा है 9/11 into x power 10 प्लस 13/11 के साथ x power 10, तो 13/11 के साथ x power 10 I see over here and 9/11 के साथ x डिनोमिनेटर में. तो करेक्ट आंसर दैट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज B. As you can see clearly कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, B is the correct answer for this question over here. क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है इसमें, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, और उसके बाद हमने आराम से आंसर निकाल लिया है. एनालिसिस की अगर हम बात करें तो लेट्स टेक अ लुक एट दिस. सो ऑन अ लेवल ऑफ डिफिकल्टी रेटिंग, अगर हम 10 के स्केल पे डिफिकल्टी की बात करें तो दिस वाज अ डिफिकल्टी 4 क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत आसान भी नहीं कह सकते, 2-3 डिफिकल्टी का नहीं. ऑन अ स्केल ऑफ 10 काफ़ी ईजी है, हाँ पर्याप्त ईजी है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है. एंड डायरेक्ट थ्योरी ऑफ फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, हाँ काइंड ऑफ डायरेक्ट ही है. मोर देन वन चैप्टर, हाँ इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व थी. मिसलीडिंग ऑप्शंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे. ओवरऑल डिफिकल्टी 4 ऑन अ स्केल ऑफ 10. दैट्स व्हाट वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन. बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 1 का क्या कह रहा है आपसे. दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. बच्चे जो भी देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से रीड कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड देन विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. अब देखेंगे डेटा बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है इसमें, बट ट्रेडिशनली हम इस तरह के क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करते हैं. बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किए थे हमारे साथ. तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे से करेंगे. ज्यादा कुछ खास नहीं है वैसे इसमें. अ स्टूडेंट अपीयर्स फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस. द स्टूडेंट नोज द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गेसेस द आंसर्स फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस. अच्छा कितने क्वेश्चन है ये नहीं दिया, और ये भी कह रहा है कि नोज एंड गेसेस, ये दो चीजों की बात कर रहा है. ठीक है, whenever the student knows the answer he gives the correct answer. ठीक है, assuming the probability of the student giving the correct answer assuming he has guessed is 1/2. Also assume that the probability of the answer for a question being guessed given that the student's answer is correct is 1/6. ये फाइनल इंफॉर्मेशन कुछ दे रखी है, बाद की इंफॉर्मेशन दे रखी है. तो बिगिन करेंगे हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मान लेते हैं n है, जिसमें नोज वाले कितने हैं, नोज वाले मान लेते हैं x है, और गेसेस वाले कितने हैं भाई, गेसेस वाले ऑटोमेटिकली n-x हो जाएंगे. ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की चर्चा हो रही है, राइट. अच्छा, knows answers and guesses the answers for remaining questions. He gives the correct answer. तो knows के केस में probability of correct given knows is 1 and probability of correct given guesses is 1/2. ये भी कह दिया उसने. ठीक है, this is what the person has said. Also assume that the probability of the answer for a question being guessed given that the student's answer is correct. Given correct है, given correct. तो guess की जो probability है that is given as 1/6. ये कहानी दे रखी है अपने को. Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question. Knows the answer of a randomly chosen question. Knows the answer. तो probability of knows is being asked and that is simply x/n, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है. ये हमने लिख लिया कि भैया ये चीज निकालनी है आपको. अच्छी बात है. अभी हमने कहा ये चीज गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड दिस, एंड ये इंफॉर्मेशन भी हमें एडिशनल गिवन है. अब देखिए करेक्ट गिवन है, बाद में करेक्ट हो रहा है, राइट. पहले तो नोज या गेसेस आ रहा है, तो ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम के ऊपर बेस्ड हो गया सवाल. जैसे ही बेस्ड थ्योरम के ऊपर बेस्ड सवाल आएगा तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे कि क्या एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे हेल्प करेगा. तो गेस गिवन करेक्ट इज दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गिवन गेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस दिस अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस करेक्ट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट गिवन गेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस प्लस probability of correct given knows into probability of knows. This is what you have, और ये पूरी probability कितनी दे रखी है, 1/6 दे रखी है. This is given to us, right? You can observe this whole expression. ये given है हमें. Probability of guess ये निकाल लेंगे अपन, n-x/n है. Probability of correct given guess की पूरी की पूरी चीज ऐसे आ जाएगी. Correct given this is 1 and probability of knows is simply x/n. This is as simple as that. अच्छा, आपसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और x/n की वैल्यू शायद डायरेक्टली निकल ही जाएगी आराम से. Let's take a look at this. Correct given guess is 1/2 into this is n-x upon n overall upon 1/2 है, n-x upon n है, बड़ी अच्छी बात. Plus what is this correct, this and this is x upon n. What we have over here is this is equal to 1/6 है, बड़ी अच्छी बात है ये. अच्छा, n कॉमन आएगा डिनोमिनेटर से और इधर से कट जाएगा. 2 भी आप देखें, 2 अगर यहाँ पे भी 2 होता है, बहुत अच्छी बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इक्वेशन बनती हुई दिख रही है बहुत आराम से. व्हाट इज द इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग? दिस इज n-x टाइम्स 6. तो 6n-6x आ रहा है इधर, और इधर क्या एक्सप्रेशन है, n-x प्लस 2x है, तो n प्लस x बनता हुआ दिख रहा है. कैन यू ऑब्जर्व, n प्लस x बनता हुआ दिख रहा है. अगर आप इसको अब ध्यान से देखेंगे तो -6x उधर जाके 7x बन जाएगा, इज इक्वल टू
इधर 6n माइनस n 5n आ जाएगा, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। और x बाय n की वैल्यू अब देखें 5/7 आ जाएगी, दिस होल वैल्यू इज सिंपली 5/7। तो बेस थ्योरम इनवर्स प्रोबेबिलिटी अगर हमें आता है तो हम आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ऑप्शन निकाल सकते हैं सी, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओवर हियर। अच्छा, एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अगर बेस थ्योरम आप यहां तक पहुंच गए तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो गिवन इंफॉर्मेशन को बहुत प्यार से लिख लें ढंग से, वंस यू राइट दैट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली देन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट इन जनरल बहुत लंबा लिखा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा इतना लंबा। पेपर में हमें समय लगता है और पेपर में समय कम होता है, तो इसकी अगर मैं डिफिकल्टी रेटिंग की बात करूं, इसके एनालिसिस की बात करूं, तो दिस क्वेश्चन इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 5। पिछले वाले से मुश्किल है ये सवाल, कैलकुलेशन वाइज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ओवरऑल लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज प्रीटी लॉन्ग एंड ओवरऑल अ डिफिकल्टी 5 क्वेश्चन ओवर है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेपर 1। क्या कह रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड, बट दिया जिस तरह से, लिखा जिस तरह से, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आप इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन देखिए घबराएंगे नहीं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, एक्सप्रेशन आपके पास ये लिखा हुआ है एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, साइन, साइन कॉस, कॉस साइन कॉस, हमारे पास सब कुछ है। यहां पे आप ब्रैकेट्स अगर ओपन करेंगे तो आप पाएंगे दिस इज साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी बोल दीजिए इसको, साइन ए साइन बी, और इधर कॉस ए कॉस बी मिल जाएगा आपको। कैन यू ऑब्जर्व दैट, राइट? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये क्या बन जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज एक्चुअली इक्वल टू cos ऑफ a माइनस बी। अब a माइनस बी किसको लेंगे यहाँ पे? 6x माइनस 11x/2 ले लीजिए, छोटा है। दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग इज cos ऑफ x/2। एक्सप्रेशन बहुत लंबा चौड़ा था बट सिंप्लीफाई हो गई ये 4 टर्म्स। तो फिर बची हुई टर्म्स कुछ और हैं, क्या है वो देखिए ध्यान से। द रिमेनिंग टर्म्स इसके साथ ये है sin a cos b विद अ माइनस है एंड cos a sin b विद अ प्लस है, या उल्टा देख लीजिए, sin 6x cos 11x/2 minus cos 6x sin 11x/2, तो sin a cos b minus cos a sin b, what will get is, what will get over here is, देखिए ध्यान से, plus sin of 6x minus 11x/2 which is again sin of x/2. This is what I'll be getting. ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है एक बार में इस जगह पे, और अब बहुत सिंपल हो गया हमारा काम, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। इसके बाद दिस इज व्हाट वी गेट डायरेक्टली। फिर आपसे क्या रखा है, x π/2 से लेकर पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। cot x माइनस 5/√11 है। अच्छा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या cos x/2 sin x/2 निकाल लूं? यार पहले इसको भी तो हम x के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्या इसका स्क्वायर किया, अंडर रूट लिया, तो व्हाट वी गेट, इसका स्क्वायर एंड अंडर रूट, तो अपने को क्या मिलता है, अंडर रूट ऑफ this becomes cos square plus sin square 1 plus 2 sin x/2 cos x/2 which is sin x. So I simply need the value of sin x over here. I simply need the value of sin x. cot x minus 5/√11 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना लीजिए, minus 5/√11 हो जाएगा this और 25 36 this becomes 6। अच्छा, और sin x के अगर वैल्यू की बात की जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होगा, this will be √11/6। तो बहुत आराम से ये आ रहा है 1 plus √11/6 अलग से उधर जाएगा अपॉन 6। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? अब देखेंगे √11 तो दिख रहा है बट डिनोमिनेटर में और अंडर रूट के अंदर नहीं है, बिना अंडर रूट के है, तो शायद ये अंडर रूट वाली चीज सिंप्लीफाई भी हो रही होगी। देख लेते हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व केयरफुली, 6 प्लस √11 बन रहा है अपॉन 6 इन द होल अंडर रूट। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी आप देखें 2√3 2√3 3√2 वगैरह है। अब शायद इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या इसको 12 प्लस √11 लिख सकते हैं? 12 प्लस √11 विल बी √11 प्लस 2 का होल स्क्वायर, √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नॉट 2। √12 प्लस 2 √11, तो √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग अपॉन दिस इज 12 और इस पूरी चीज का अंडर रूट है, तो दिस बिकम्स √11 प्लस 1 अपॉन 12 का अंडर रूट में क्या आएगा, 4 into 3 का अंडर रूट विच इज 2√3। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, √11 प्लस 1 और 2√3। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओवर हियर। तो सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन किसी भी तरह से मुश्किल नहीं है, आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट और लगेगा, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिफिकल्टी रेटिंग की अगर हम बात करें कंप्लीट एनालिसिस में, तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी रेटिंग 3। काफी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड, एंड बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 पेपर 1 का किसके ऊपर बेस्ड है, कोनिक सेक्शन के ऊपर बेस्ड। देख सकते हैं आप सवाल यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड
फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए, कोनिक सेक्शन इन जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कहा जाता है आपसे, मैंने बार बार कहा है कि भाई डायग्राम जरूर बनाए अपना। तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का। अच्छा, डायग्राम में क्या क्या खास बातें नहीं, कंसिडर द एलिप्स दिस, लेट एस पी कॉमा क्यू बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट दिस होल एक्सप्रेशन, ये क्या दे दिया अभी, पी स्क्वायर बाय पी कॉमा क्यू पॉइंट है, पी स्क्वायर बाय 9 क्यू स्क्वायर बाय 4, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ग्रेटर देन 1, मतलब एस पॉइंट इज आउटसाइड द ellipse. Two tangents are drawn from S to the ellipse of which one meets the ellipse at one end of the minor axis. अच्छा, माइनर एक्सिस के एक एंड पे मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो ऊपर वाले एंड पे मिलेगा, अच्छी बात है। And the other meets the ellipse at a point T in the fourth quadrant. Let R be the vertex of the ellipse with positive x coordinate. अच्छा, ये सब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, and O be the center of the ellipse. If the area of triangle ORT is 3/2, then which of the following options is are correct? P और Q के बारे में कमेंट करने के लिए, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। दिस इज द एलिप्स दैट वी हैव। अच्छी बात है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये पॉइंट P, Q। उसने कहा टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S टू द एलिप्स, वन मीट्स द एलिप्स एट वन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो इस एंड पे मिलेगा तो कुछ ऐसा रहेगा, और दूसरा इधर रहेगा। दिस इज व्हाट वी हैव। दिस इज S P, Q व्हिच इज आउटसाइड, दिस इज B, दिस हियर इज A, जिसको उसने नाम कुछ और दिया, R be the vertex with positive x coordinate, दिस इज R। अच्छी बात है, ये पॉइंट को नाम क्या दिया है, T, एंड ये ओरिजिन है। और फिर फर्दर ORT के बारे में कुछ कमेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ORT इज 3/2, ये भी कह रहा है आपसे, बड़ी अच्छी बात, ठीक है। और P और Q के बारे में कमेंट करने के लिए कहा है, ठीक है। ये पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, R के कोऑर्डिनेट्स आराम से आप देख सकते हैं 3,0 है, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। दिस इज 0,2, तो इसका भी जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज Q की वैल्यू 2 हो जानी है, क्योंकि वो पैरेलल, दिस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तभी तो ये टैंजेंट बनेगा माइनर एक्सिस के ऊपर, राइट। दिस इज क्लियर। अच्छा, Q2 हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज ओके, दिस इज ओके। पॉइंट T से आप बेसिकली S से टैंजेंट बना रहे जो भाई T पे टच कर रहा है, और इसका एरिया दे रखा है आपको, किसका, ORT का एरिया दे दिया। अब लिख सकते हैं O ओरिजिन है, हाँ, R पॉइंट मुझे पता है, तो क्या मैं T का y कोऑर्डिनेट बहुत आराम से नहीं लिख सकता, कैन आई नॉट राइट इट वेरी इजीली, हाइट ही तो चाहिए मुझे, बेस ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया 3/2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स बेस विच इज 3 टाइम्स दिस हाइट, ये हाइट कितनी है मुझे नहीं पता, मे भी कुछ होगी, h मान लेते हैं अभी, दिस गिव्स मी h इक्वल टू 1। अब ये हाइट है, ये ध्यान दीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट होने की वजह से डायग्रामेटिकली आप ये चीज बोल सकते हैं कि पॉइंट T का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी -1, that will be -1, that's the important thing over here। और T पॉइंट आपका एलिप्स के ऊपर ही लाई कर रहा है, हाँ, T पॉइंट आपका एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये काम बहुत सिंपल हो गया अब आपके लिए, क्यों, इसका x कोऑर्डिनेट भी आप आराम से निकाल सकते हैं। y कोऑर्डिनेट अगर -1 है तो दिस बिकम्स 1/4, उधर गया तो 3/4, 9 3 27/4 x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27/4। पॉजिटिव वाला पॉइंट अगर मुझे चाहिए तो आप आराम से लिख सकते हैं 27/4 का अंडर रूट जस्ट 3√3/2, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास विद द हेल्प ऑफ दिस, बहुत आराम से। और अब मैं T पे टैंजेंट बना के इस वाली लाइन के साथ इंटरसेक्शन लेके P भी बहुत आराम से लिख सकता हूं, आई कैन डू दैट वेरी इजीली। सो अगर मैं टैंजेंट की इक्वेशन लिखूं किस पे, पॉइंट T पे, तो एलिप्स के लिए टैंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x(x1) which is 3√3/2 x(x1) upon a square plus y(y1) y times y1 upon b square equal to 1। This is equation of tangent। और y equal to 2 वाली ये जो लाइन है, ध्यान दीजिए ये लाइन कौन सी है, y equal to 2 के साथ अगर मैं इस लाइन का इंटरसेक्शन ले लूं तो मुझे पॉइंट S मिल जाएगा, पॉइंट S मिल जाएगा। y equal to 2 डाल दीजिए इसमें, y equal to 2 अगर आपने डाला तो दिस बिकम्स फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तो √3/6, x कोऑर्डिनेट कितना है p, y will be 2 which is -2/4 -1/2 हो जाएगा is equal to 1। अच्छा, राइट हैंड साइड में गया तो 3/2 हो गया, तो √3/6 p is equal to 3/2। दिस इज व्हाट यू विल बी हैविंग, अच्छी बात है। तो पूरी चीज सिंपलीफाई होके p क्या दे रहा है आपको, देखिए ध्यान से, 18/2 is 9/√3 which is 3√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ p that I am getting। Q मैंने पहले ही निकाल लिया था, Q कहां था, Q is 2, और आपसे P और Q के बारे में कमेंट करने के लिए कह रहा है और कुछ नहीं। Q is 2, P is 3√3। The correct answer over here is this option A, as you can clearly see over here। अच्छा, इसके एनालिसिस की बात करें क्वेश्चन की, तो
थोड़ा वंस अगेन रीडिंग में लंबा है, बट बाकी डायग्राम बनाते ही बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। बट फिर भी कोनिक सेक्शन, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं क्वेश्चन, कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन देखिए, और मैंने हर बार कहा है कि घबराना नहीं है। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं कोनिक सेक्शन में डायरेक्टली रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड। जैसे इसमें देखें, सिर्फ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिखना आना चाहिए एलिप्स के लिए, विच इज वेरी बेसिक राइट। टी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखना आना चाहिए ना। बाकी ट्राइंगल, हाइट, ये तो सिंपल है, डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का एप्लीकेशन, और कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर हम डिफिकल्टी की बात करें तो डिफिकल्टी रेटिंग 4 है इसकी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है टू बी वेरी फ्रैंक। एंड आप आराम से इस क्वेश्चन को पेपर में भी अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपके सामने आ जाता तो, विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोनिक सेक्शंस। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, जिसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन 5 to 7 ऑफ पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट ओवर हियर। 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक या उससे ज्यादा सही हो सकते हैं। पार्शियल मार्किंग थी यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई से 2 सही है और आपने उनमें से एक चूज किया है तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। कोई गलत ऑप्शन चूज नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। मैं हट जाता हूं बोर्ड से, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, और अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। देन विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, देखिए ध्यान से। एस एक सेट डिफाइन कर रखा है उसने। एस इज अ सेट ऑफ ए प्लस बी रूट 2, जहां पे ए और बी क्या है, जेड। जेड मतलब इंटीजर्स के सेट को बिलोंग करते हैं। ए एंड बी आर इंटीजर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे रूट 2 इन्वॉल्व करने वाले रियल नंबर्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ए और बी इंटीजर्स हैं, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। T1 इज अ सेट जिसमें -1 प्लस रूट 2 होल पावर n है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए -1 प्लस रूट 2 पावर n, कई बार इस तरह की एक्सपेंशन हमने बाइनोमियल वगैरह में देखे होते हैं कि भाई इसमें कुछ रूट 2 की टर्म्स में आएंगी, कुछ नॉन रूट 2 की टर्म्स में आएंगी, लेकिन इसके अलावा और कोई रैशनल टर्म नहीं आएगी। तो कुछ नॉर्मल नंबर्स रहेंगे और कुछ रूट 2 की टर्म्स रहेंगी। फिर जब मैं T2 की बात करूं तो उसमें भी सिमिलर कहानी है, 1 प्लस रूट 2 होल पावर n, तो कुछ रूट 2 की टर्म्स रहेंगे, कुछ नॉर्मल नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स रहेंगे बेसिकली। अच्छा, तो ये तो इसी फॉर्म के रहेंगे, हाँ ये इसी फॉर्म के रहेंगे, शायद इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, वन मोर देन वन करेक्ट है। Z यूनियन T1 यूनियन T2 इज अ सबसेट ऑफ S, दैट्स वन ऑफ द ऑप्शंस। एंड देन T1 के बारे में कमेंट करे, T2 के बारे में कमेंट करे कि इनका इंटरसेक्शन ले लिया, और फिर कुछ I को भी इन्वॉल्व कर लिया उसने, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह तक भी पहुंच गया है। तो लेट्स टेक अ लुक एट वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग। जैसे सबसे पहले S की बात करें तो हमने सबसे पहली चीज ऑब्जर्व की कि T1 में बेसिकली कुछ इंटीजर प्लस रूट 2 के साथ कुछ और इंटीजर, यही फॉर्म रहेगा। हाँ, तो द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व इज कि यहाँ पे T1 इज अ सबसेट ऑफ S, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑब्जर्व। अच्छा, T1 छोटा है ना, क्योंकि S में तो वो सारे के सारे पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, T1 में कुछ लिमिटेड है उनमें से। T2 इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ S। अच्छा, तो T1 T2 के लिए एक तरह से S एक यूनिवर्सल सेट हो गया मान लीजिए आप। अच्छा, What about Z? Set of integers. यहाँ पे T1 यूनियन T2 कर रहा है तो वो भी सबसेट ऑफ S होगा, लेकिन Z परेशान करेगा हमें। अब Z की बात करो तो Z क्या है? Z इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। यानी जी A और B के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी, अगर B 0 हो गया तो ये S इक्वल टू A हो जाएगा, विच इज एन इंटीजर। तो वंस अगेन इंटीजर सारे के सारे इसके अंदर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी आ रही हैं, लेकिन इंटीजर्स तो आ ही रहे हैं। Z is also this set of integers is also a subset of S, और इसकी मदद से आप बोल सकते हैं कि भाई हाँ, इनका अगर यूनियन भी ले लोगे तो भी वो सबसेट ऑफ S ही होगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व करिए, बहुत ही आसान से, राइट। फिर आगे कमेंट कर रहे हैं क्या कि T1 का इंटरसेक्शन लिया इसके साथ। T1 में बहुत सारी वैल्यूज हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकली, जैसे रूट 2 माइनस 1 होल पावर n है, तो एक तो वैल्यू रूट 2 माइनस 1 होगी, एक उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा। यानी ये वैल्यू अपने आप में 1 से छोटी है, जैसी वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू है, हाँ, उसकी हायर पावर रेज करते जाएंगे तो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी मैग्नीट्यूड में। यस, बहुत ह्यूज मैग्नीट्यूड पावर में ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड ओवरऑल वैल्यू का बहुत छोटा हो जाएगा। उसने कहा कि यार 0,1/2024 ये बहुत छोटा इंटरवल है, इसमें कभी कुछ इसके साथ इंटरसेक्शन होगा क्या? उसने कहा नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि पावर बहुत बड़ी 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 करते चले जाएंगे, वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी, will also be tending towards 0, तो 0 के पास तक चला जाएगा वो। हाँ, तो क्या T1 और इसका कोई इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, T1 में बहुत सारी वैल्यूज हैं, उसमें से कई इसमें इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये इक्वल टू 5 नहीं, ये चीज नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। अच्छा, और T2 का इंटरसेक्शन विद दिस ले लिया जाए। अब T2 क्या है? T2 1 प्लस रूट 2 होल पावर n है।
ये नंबर अपने आप में 1 से बड़ा है, पावर रेज करेंगे हाई तो बहुत बड़ा 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 होता चला जाएगा। हाँ, इट कैन गो, मतलब वैल्यूज अगर आप T2 के अंदर देखेंगे तो बड़ी 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 बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो अगर आप 2024 से लेकर इंफिनिटी वाले इंटरवल के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, हाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है? नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, यही कह रहा है। सही कह रहा है, गलत क्या कह रहा है? पर्सन सही करेक्ट, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस से हो गया, कॉमन सेंस से हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, व्हाट एल्स? ऑप्शन डी को देखते हैं। फॉर एनी गिवन ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, कॉस ऑफ पाई ए प्लस बी रूट 2 प्लस आई साइन पाई ए प्लस बी रूट 2, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। दिस बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू 0 वेयर दिस। अच्छी बात है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि ये चीज इंटीजर है इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल टू 0। मतलब इधर से यहां पे पहुंच सकते हैं, इधर से उल्टा भी जाना है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन की P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, दोनों चीजें होती हैं उसमें, दोनों चीजें चेक कर लेंगे अपन, बहुत आराम से चेक कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। कि अगर B 0 है तो क्या होगी कहानी, देखिए B 0 है तो cos पाई A, B 0 होने पर आपको मिलेगा cos पाई A प्लस I साइन पाई A, और A अगर एक इंटीजर है तो साइन इंटीजर का मल्टीपल विल बिकम 0, cos pi a इंटीजर का मल्टीपल है, माइंड यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, तो दिस विल बी ईदर +1 या -1, हाँ है ना? यस। तो क्या ये इंटीजर है? हाँ, अगर b 0 हुआ तो ये इंटीजर होगा। यस, ये इंटीजर होगा। एक तरफ से तो सही है, दूसरी तरफ से भी आप देख लेंगे कि अगर ये इंटीजर है, अगर ये एक्सप्रेशन इंटीजर है, तो इंटीजर है तो ये i के साथ वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाना चाहिए सबसे पहले। साइन ऑफ समथिंग शुड बी 0, तो दैट समथिंग हैज टू बी एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, that something has to be an integer multiple of pi, first of all this, that something has to be integer, तो ये पूरी चीज इंटीजर होनी चाहिए, तो ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब b को 0 होना पड़ेगा। हाँ, तो यहां से यहां तो हम पहले पहुंच ही गए थे, अब हम यहां से यहां भी पहुंच चुके हैं। if and only if this happens, for any given this belongs to z, if and only if b equal to 0 where this, तो क्या ये ऑप्शन सही है? हाँ, ये ऑप्शन सही है, दोनों ही तरीके से आपने एनालाइज कर लिया है, और the correct answer for this particular question will be A, C, D, as you can see over here. Question number 5 की अगर हम डिफिकल्टी रेटिंग की बात करें, one or more than one correct question, जिसमें हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना पड़ता है, थोड़ा टिपिकल रहता है हर बार, और इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी रेटिंग अगर हम देखें तो 7 रहेगी, क्योंकि वन और मोर देन वन करेक्ट है सबसे पहली बात, और यही नहीं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो गया जाके, एंड बाकी चीजें भी इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है। ऑल्दो समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल 7 रहेगा ऑन अ स्केल ऑफ 10। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है पेपर 1 का, ठीक है ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शंस काफी लंबे लंबे, बट आप एक बार रीड कीजिए कंप्लीट क्वेश्चन को, अब देखेंगे बहुत हाई फाई चीज नहीं है। हाँ, एक थॉट इंपॉर्टेंट है जो सबसे पहले अगर हमें आ गया तो काम काफी सिंपल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर डिनोट आर बाय आर, मतलब कंप्लीट टू डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहा है। एस इज अ सेट ऑफ एबीसी सच दैट एबीसी बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, वो तो वहां तक तो ठीक है, बट ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग टू दिस। क्या मतलब कि भाई जितने भी पॉइंट्स हैं उस टू डायमेंशनल प्लेन के लिए, उसके ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक टाइप का एक्सप्रेशन होता है, रिकॉल दैट, राइट? क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे तो काम बहुत सिंपल हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ाते हैं तब भी बताते हैं कि यार ये चीज बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्या कि अगर हमेशा पॉजिटिव है ये एक्सप्रेशन, किसमें? क्वाड्रेटिक पहले बनाओ, a टाइम्स x बाय y होल स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स x बाय y प्लस c ग्रेटर देन 0। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें सबसे पहली चीज d लेस देन 0 होना चाहिए, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा, a शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दो चीजें होनी ही चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल है, तभी ये चीज पॉसिबल है। आप ये चीज अपने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जैसे वहां पे ये पूरे का पूरे एक्सप्रेशन अगर आपके पास है, एंड इफ यू हैव, लेट अस से इफ यू हैव, ये अगर रिजॉल्व हो जाता है दो अलग अलग फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जब ये एक्सप्रेशन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा। डी लेस देन 0 के केस में ये रिजॉल्व नहीं होगा दो अलग अलग फैक्टर्स में, और उसी केस में आपको मिलेगा ये पूरी की पूरी चीज ग्रेटर देन 0 तभी होगी जब डी लेस देन 0 एंड ए ग्रेटर देन 0। आप डायग्राम बना के देख सकते हैं, उसमें अलग अलग पॉइंट्स पुट करके देख सकते हैं। फॉर जनरल रैंडम कोई केस दूसरा वाला ले लेना जिसमें रिजॉल्व हो रहा हो, ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है।
बट अभी d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 मतलब b स्क्वायर विच इज 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 चल ही रहा है। यहां से मुझे पता चलता है कि b स्क्वायर लेस देन ac इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट आई नीड। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कि यार s में abc थे, जहां पे abc रियल, तो क्या ये इसमें बिलोंग करेगा, क्या ये इसमें बिलोंग करेगा, या ये बिलोंग करेगा, तो क्या कंडीशन होगी उसकी। और फॉर एनी गिवन एबीसी द सिस्टम विल बी इन इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बहुत सारे ऑप्शंस है, लेट्स एनालाइज देम वन बाय वन। तो सबसे पहला ए ऑप्शन जब मैं एनालाइज करूंगा तो मैं देखता हूं व्हाट डू आई ऑब्जर्व ओवर हियर इज कि बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49/4, एसी की वैल्यू कितनी है 12। अच्छा, कौन सा बड़ा है इसमें से, दिस इज 12 पॉइंट समथिंग, दिस इज ग्रेटर, बी स्क्वायर बड़ा है, उधर छोटा होना चाहिए, तो ये चीज ओके नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं है, ये एस में बिलोंग नहीं करेगा। एस में वही बिलोंग करेंगे जहां पे बी स्क्वायर लेस देन एसी है। उसने कहा अगर ये बिलोंग कर रहा है एस में, तो बी स्क्वायर जो बीच वाला है, बी स्क्वायर शुड बी लेस देन दिस 3 times 1/12, दिस इज व्हाट विल बी हैविंग, या फिर 4, तो 4b स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। क्या पता चलता है यहां से 4b स्क्वायर लेस देन 1, या फिर अंडर रूट लेंगे मॉडुलस 2b इज लेस देन 1 विच इज ओके, करेक्ट। तो b यहां पे सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर। अच्छा, फर्दर फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे चला जाएगा। लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट एज वेल। फॉर एनी गिवन abc द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। भाई ax plus by equal to 1, bx plus cy equal to -1, यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमें पता है कि a अपॉन b, x का जो कोएफिशिएंट का रेशियो है, एंड b अपॉन c, ये दोनों के दोनों अगर इक्वल नहीं है तो गारंटी से हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कि AC अगर b स्क्वायर के बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। S में जितने भी ABC हैं उनके लिए b स्क्वायर लेस देन AC है, तो b स्क्वायर अगर AC से छोटा है तो उसके इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है तो ओके है, ओके है तो इधर भी ओके है। दिस इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी भी करेक्ट। फिर से द सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। इस बार भी कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियो देखते हैं। क्या कह रहा है आपने से a + 1 अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c + 1। अच्छी बात है, a + 1 के साथ c + 1 आ गया है इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया है, इज नॉट इक्वल टू, माइंड यू यूनिक सॉल्यूशन के लिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए। आपने कहा कि b स्क्वायर जो है वो ac से छोटा है। अच्छा, ac से छोटा है, तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे AC का प्रोडक्ट है, प्लस A है, प्लस C है, प्लस 1 है, इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर। इंश्योर करना है हमें, अगर ऐसा इंश्योर हो जाता है तो काम चल जाएगा। अच्छा, अगर AC से छोटा है तो AC कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलाउड है क्या? A पॉजिटिव है तो नेगेटिव अलाउड नहीं है, माइंड यू A पॉजिटिव और दोनों का प्रोडक्ट b स्क्वायर से बड़ा है तो C को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, b स्क्वायर अपने आप में AC से ही छोटा है, उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो और छोटा ही रहेगा, इक्वल हो पाएगा क्या? नहीं, इक्वल नहीं हो पाएगा, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, इक्वल नहीं हो पाएगा, जैसे ये है वैसा ही ये है। गड़बड़ कहां हो सकती थी? गड़बड़ हो सकती थी अगर आप इसको भूल जाते तो, अगर आप इसको भूल जाते तो गड़बड़ हो सकती थी। कैसे भाई? देखो ध्यान से कि उसके इसमें a और c शायद आप नेगेटिव ले लेते, जैसे a और c दोनों को अगर मान लीजिए, थोड़े देख ले आपने ले लिया कि यार -2 ले लेते तो इधर 4 हो जाता और b को 1 ले लेते तो 1 इज लेस देन 4, तो ठीक है। लेकिन 4 -2 1 तो उसके इसमें शायद ये इक्वल भी हो जाते, बट वो चीज अलाउड नहीं है, तो गड़बड़ नहीं करना, ये चीज मिस नहीं करनी है कभी, राइट? कीप दैट थिंग इन माइंड। करेक्ट आंसर्स अगर आप देखें यहाँ पे, करेक्ट आंसर B C D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6, डिफिकल्टी लेवल का अगर हम एनालिसिस करें तो दिस इज अ स्केल 7, on a scale of 10 this is a difficulty 7 question, one or more than one correct है और 2-3 चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए this is a difficulty 7 question। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे? देखिए यहाँ पे, let R cube denote the three dimensional space R into R, take 2 points P and Q, let distance x, y denote the distance between the 2 points x and y in R cube। इस तरह से लिख रहे हैं आप डिस्टेंस को, हम लिखते हैं नॉर्मली एक्स वाई करके लिख देते हैं, उसने कहा ऐसे लिख लो आप, ठीक है लिख लेंगे, कई बार जी एडवांस वाले इस तरह का काम करते आए हैं लगातार सालों साल से, हम भी कर लेंगे इनके साथ साथ। एस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम पी, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम क्यू, इसका स्क्वायर डिफरेंस लिया तो 50, और y बिलोंग्स टू आर क्यूब, टी सेट है जहां पे y का q से डिस्टेंस, y का p से डिस्टेंस, इधर p और q था, अच्छा इधर उल्टा कर दिया और इधर 50 है। अच्छा सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ये ले लिया ये ले लिया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, फिर आपके कमेंट करने के लिए कह रहा है कि s क्या है और t क्या है और उसमें पॉइंट्स क्या है, इन सब के ऊपर कमेंट करने के लिए कह रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट।
तो आपसे अगर पहले कहा गया कि यार S वो सेट है कि जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो S में कोई भी एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, x, y, z हो जाएंगे. लेट्स फाइंड सेट S फर्स्ट. S सेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S का कोई भी एलिमेंट x, y, z है और आपको ये कंडीशन कि px का स्क्वायर माइनस qx का स्क्वायर इक्वल टू 50 एंड p एंड q दे दिया मुझे, अच्छी बात है. px का स्क्वायर कितना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का वैल्यू दिस, क्योंकि डिस्टेंस होता है अंडर रूट, उसका स्क्वायर कर दिया तो दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग माइनस qx क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 7 का होल स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू 50 दे रखी है राइट हैंड साइड में. अच्छा, और नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे, नेक्स्ट वाले में कुछ नहीं, इसको उल्टा कर दिया है बस. अच्छा, t का भी एलिमेंट हम x y z लेके उसकी भी इक्वेशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं, उसके ऊपर भी कंडीशन बहुत आराम से निकाल सकते हैं. तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि y माइनस 2 होल स्क्वायर और y माइनस 2 होल स्क्वायर, ये टर्म तो कट जाएगी. x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस दिस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के व्हाट डू आई गेट, a प्लस b a माइनस b, तो 2x माइनस 5 है. हाँ, a प्लस b और a माइनस b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. x माइनस 1 माइनस x प्लस 4, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे पहले, 2z माइनस 10 है एंड दिस माइनस दिस विल बिकम 4 इक्वल टू 50, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. अच्छी बात है, सिंप्लीफाई कर लीजिए फर्दर, 6x एंड 8z, 6x प्लस 8z ये चीज है, 6x 8z माइनस 15 माइनस 40, तो 40 50 90 एंड 15 विल बी 105, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये S में जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे उसकी इक्वेशन आ गई. मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में किसको रिप्रेजेंट कर दिया, कि नहीं ऑब्जर्व किए, प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है, प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है. अच्छी बात है. नेक्स्ट, अगर मैं t के बारे में कमेंट करना चाहूं तो t में फिर से आई कुड बिकम सिमिलरली, दिस माइनस दिस की जगह माइनस यहां और प्लस यहां हो जाता, और इक्वल टू 50 था उसमें भी, या फिर दिस माइनस दिस करके इधर माइनस 50 कर देना होता, बस इतना ही फर्क पड़ता. हाँ, तो जैसे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, ये सेम है, इधर माइनस 50 होता तो अपने को मिलता है कि 6x प्लस 8z, तो ठीक है भाई, इधर माइनस 50 है, इधर 40 एंड 55, 55 माइनस 50 विल बी गिविंग मी 5. ये है खास बात कि t और s दोनों प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों की दोनों कैसी प्लेन्स, आप देख सकते हैं पैरेलल प्लेन्स हैं. कैसी प्लेन्स है, पैरेलल प्लेन्स है. यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व इजीली. फिर आपसे कह रहा है ऑप्शंस देखिए अब यहाँ पे, which of the following is are true. There is a triangle whose area is 1 and all of whose vertices are from S. ट्राइंगल बनाना है, S में सारी की सारी वर्टिसेस हैं. S तो एक प्लेन है, प्लेन में ट्राइंगल का एरिया 1 रखना कोई मुश्किल काम तो नहीं है. भी वर्टिसेस हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, उसमें पूरी की पूरी प्लेन अलाउड है हमें, तो हम अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं. तो वी कुड फॉर्म अ ट्राइंगल इजीली जिसका एरिया 1 हो जाए, नॉट अ बिग डील. तो दिस इज इजी. There are two distinct points L and M in T such that each point on the line segment LM is also in T. अच्छी बात है, ये S था और ये मान लेते हैं T है, तो L और M दो पॉइंट्स लिए, तो ऑब्वियसली वो जो लाइन उन दोनों को ज्वाइन करेगी वो भी उसी प्लेन में रहेगी. हाँ, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स L and M है, ताकि LM लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स T में. ठीक है, आसान है. आफ्टर दिस एनालिसिस इट बिकम्स वेरी सिंपल. फिर there are infinitely many rectangles of perimeter 48, two of whose vertices are from S and the other two vertices are from T. अच्छी बात है, दो वर्टिसेस यहां से और दो वर्टिसेस यहां से लिए जाएं, और पेरीमीटर कितना चाहता है, 48 चाहता है रेक्टेंगल का. अच्छा, पेरीमीटर रेक्टेंगल का, पहले तो ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में ये निकालिए. दोनों पैरेलल प्लेन्स है ना. हाँ, मान लीजिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो 48 पेरीमीटर का पॉसिबल ही नहीं होगा. रेक्टेंगल तो पॉसिबल होगा, बट 48 पेरीमीटर का क्या पता पॉसिबल ही ना हो. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स इज दिस माइनस दिस अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर विच इज 10, मॉडुलस वगैरह ले लेंगे, दिस इज 10. तो डिस्टेंस कितना है, 10 है. अच्छा, रेक्टेंगल बनाना है तो आप बहुत आराम से इस तरह के रेक्टेंगल बना सकते हैं. किस तरह का, देखिए ध्यान से, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर. डिस्टेंस 10 तो ये है, दोनों के दोनों 10 10 20, इधर वाली जो साइड्स है उसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए. कितना, ये 10 10 हो जाएगा, उधर 12 12 हो जाएगा, तो आराम से 12 12 या 14 14 देख लीजिए. 10 and 14 will give me 24 plus 24 is 48, आराम से मिल जाएगा. अगर ये दो पॉइंट्स ऐसे ले लिए जो कि 14 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, उनके जस्ट
अपोजिट वाले पॉइंट्स इधर वाले प्लेन पे ले लिए, तो आराम से आपको एक ऐसा रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसका पेरीमीटर क्या है 48 है। इसमें तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत आसान हो गया। दिस इज ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है यहाँ पे? देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, टू ऑफ whose vertices are from S and other two vertices are from T। जैसे हमने रेक्टेंगल देखा, अगर वैसे हम स्क्वायर देखेंगे ना, देखेंगे 10 10, ये तो है ही सही। हाँ, इधर अगर स्क्वायर बनाना है तो इधर भी 10 और इधर भी 10 रखना पड़ेगा, तो हमारे पास पेरीमीटर क्या आएगा 40 आएगा। 48 पेरीमीटर पॉसिबल लग रहा है क्या? एक विचार आता है कि अगर डिस्टेंस 12 होता तो 12 into 4 48 बहुत आराम से हो जाता। डिस्टेंस 12 होता तो ना, अभी तो डिस्टेंस कितना है 10 है। अच्छा, क्या ऐसा स्क्वायर पॉसिबल है? फिर लग रहा है शायद नहीं है, बट इतने जल्दी मत चलो आगे, एक सेकेंड रुको, सोचो थोड़ा सा, एंड देन विल सी कि भाई हाँ या ना। जैसे एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, इस प्लेन को थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं। आप इसका ये वाला एंगल देखो, क्रॉस सेक्शनल एंगल किस तरह से, कि मान लीजिए आपने ये देखा एक प्लेन और दूसरी प्लेन पैरेलल है, ये प्लेन्स है ऐसी। डिस्टेंस माइंड यू, ये वाला डिस्टेंस 10 दे रखा है आपको। अच्छा, अगर स्क्वायर बनाना है पेरीमीटर 48 का, तो स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी होगी भाई? स्क्वायर की साइड लेंथ होनी चाहिए 12, राइट? अच्छी बात है। अगर ये 10 है तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ मी हैविंग अ लाइन इन दिस पर्टिकुलर वे जिसकी लेंथ 12 हो? ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? जवाब है हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज लाइक दिस प्लेन इज लाइक दिस। अगर आप इसमें जैसे ये 12 लेंथ के मैंने लिया और एक पॉइंट इसके जस्ट पीछे ले लें, इसके जस्ट पीछे या जस्ट आगे ले लें कुछ इस प्रकार, तो क्या आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा स्टाइलस है, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दिस लाइन सेगमेंट ऑफ 12 यूनिट्स। और वो पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट किसके ऊपर? इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। अच्छा, सेम थिंग ओवर हियर आल्सो। तो आप देखेंगे कि भाई ये बाहर निकला, इधर गया, फिर अंदर गया, इधर गया, तो दिस हियर विल बी अ स्क्वायर, पॉसिबली अ स्क्वायर, जिसमें ये अगर मैं 12 ले लूं, ये 12 ले लूं, तो मुझे आराम से दो पॉइंट्स, एक और इसके जस्ट ऊपर वाला, एक इधर और इसके जस्ट ऊपर वाला, तो इस प्लेन टी के ऊपर, इस प्लेन एस के ऊपर दो पॉइंट्स मिल जाएंगे बहुत आराम से। दो इधर, ये 12 और वो भी 12, तो आराम से एक स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, साइड्स 12 12 12 हमने इंश्योर कर ली, एंगल्स भी हमने इंश्योर कर ली कि 90 डिग्री बन रहे हैं, तो गारंटी से क्या मिलेगा हमें? स्क्वायर मिलेगा। फिर से एंगल्स किस तरह से? एंगल इस तरह से, आप जब ऊपर से देख रहे हैं तो आपको वो लाइन डॉट के रूप में दिखेगी, राइट? बाकी वो लाइन बाहर की तरफ निकल रही है शॉर्ट, एक वर्टेक्स नीचे वहां बोर्ड पे और एक वर्टेक्स यहां है इंडेक्स फिंगर के पास, राइट? एंड जो एंगल बन रहा है इसके साथ, प्लेन के साथ, कैन यू ऑब्जर्व, दैट इज 90 डिग्री ओवर हियर। यस, दैट इज 90 डिग्री ओवर हियर। तो इसको अगर मैं इधर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, दिस and similarly something of this sort, this is what we'll be getting, and there's a possibility that we'll be able to get a square easily, be able to get a square इससे से inclined distance ले लेते हैं। कब पॉसिबल नहीं होता स्क्वायर? अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस 12 से ज्यादा हो जाता तो 48 का पॉसिबल नहीं होता, तब 48 का पॉसिबल नहीं होता। रेक्टेंगल फिर भी पॉसिबल हो जाता, मे बी 13 14 15 16 डिस्टेंसेस में, बट तब स्क्वायर पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पे डी ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, कि डी ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। और अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो आप डी ऑप्शन को मिस कर सकते हैं, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो डी ऑप्शन, अगर आपसे इसी चीज को एनालाइज करके सोचेंगे यार 10 10 है, पॉसिबल नहीं है, तो फिर डी ऑप्शन मिस हो जाएगा। नहीं तो आप क्लियरली एनालाइज करें तो डी ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक विचित्र सी चीज होती है, क्या होता है कि भाई जे एडवांस वाले जनरली वन और मोर देन वन करेक्ट में मैंने देखा है कि ए बी सी डी चारों करेक्ट हो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते। इसलिए ये भी एक कारण था कि इस डी को मल्टीपल टाइम्स मैंने भी देखा, मैंने कहा यार ये चीज पॉसिबल है नहीं है, पॉसिबल है नहीं है, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल, राइट? तो खैर वो चाहते हो नहीं चाहते हो पता नहीं, बट उन्होंने चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दे दिए हैं। ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये डी ऑप्शन की वजह से ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। कैलकुलेशंस तो है इसमें भरपूर पर्याप्त है, ऑल्दो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने करी है। बच्चे आप तो प्रैक्टिस करते रहते हैं लगातार क्वेश्चंस की, तो ये कैलकुलेशंस आप खुद ही शॉर्टन कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। डी ऑप्शन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एनालिसिस की बात करें तो दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 8 क्वेश्चन। अगर आपको पूरा सही करना है तो हाँ, इन डेप्थ एनालिसिस आपको चाहिए हर चीज का, हर पहलू का, एंड ऑन अ स्केल ऑफ 10 दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 8 क्वेश्चन। और इसी के साथ बढ़ते अगले सेक्शन की ओर, सेक्शन 3, जिसमें हम पेपर 1 के में इंटीजर आंसर
क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर क्वेश्चन 8 to 13 की यहां पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। लॉगरिथम्स दिख रहे हैं यहां पे हमें, और कुछ भी हाईफाई नहीं है इस पूरी चीज में। देखिए ध्यान से, लॉगरिथम्स अगर आपने सिंपलीफाई कर लिए तो 3x + 2y एंड 2x - y को सॉल्व करके आप 4x + 5y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं आराम से अपनी कॉपीज में क्वेश्चन को। बाकी लेट्स टेक अ लुक एट द सॉल्यूशन ओवर हियर। ए अपने को कितना दे रखा है, 3√2 दे रखा है, अच्छी बात है। और बी दे रखा है मुझे 1/5 पावर 1/6 √6, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्स वाई रियल नंबर्स हैं सच दैट 3x + 2y इक्वल टू दे रखा है 3x + 2y इक्वल टू दे रखा है log बेस a 18 पावर 5/4, दिस इज व्हाट आई हैव गिवन। अच्छा, 3√2 का स्क्वायर कितना होता है हमें पता है, 9 × 2 18 होता है ये। तो a का अगर स्क्वायर करेंगे तो 18 आ जाएगा, अच्छी बात है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो 5/4 आया सामने, हाँ पावर वाली चीज है। ये इसका स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपली 2, बस इतना। हाँ, लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, दिस इज इक्वल टू 5/2। तो एक इक्वेशन आपने सिंपलीफाई कर ली, लॉग उसमें सिर्फ कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीज दे रखा था, बाकी इक्वेशन बहुत सिंपल है। दूसरी इक्वेशन 2x - y को ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू log बेस b, और √1080 को हम लिख सकते हैं 1080 पावर 1/2। तो 1/2 सामने आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे a और 18 आपस में रिलेटेड थे, क्या 1080 और b भी आपस में रिलेटेड है? रिलेटेड होंगे तभी लॉग सिंपलीफाई होगा, नहीं तो अननेसेसरी लॉग आएगा और न्यूमेरिकल इंटीजर आंसर कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। तो b की वैल्यू में मैं देख पा रहा हूँ 5 पावर 1/6। अगर ये 1/6 अंडर रूट वगैरह रहेगा तो 1080 के बराबर तो क्या ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या विचार आता है, एक विचार आता है कि एक बार आप b पावर 6 फाइंड तो करके देखो। b पावर 6 कितना है, 5 है। √6 की पावर 6 मतलब 6 पावर 3 बचेगा, 6 पावर 3 इज 216, 216 into 5 इज 1080। अच्छा, इस पूरे की पावर 6 कर दूं तो 1080 आ जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल में रहेगा तो इसकी पावर -6 एक तरह से 1080 है। अच्छा, ये 1/2 तो सामने आया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। और b जो है एक्सप्रेशन, ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गया, सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो -1 एक तो सामने आ जाएगा सबसे पहले, और उसकी पावर 6 है ये, ध्यान दीजिए। दिस होल एक्सप्रेशन इज पावर 6, इसकी पावर 6 बन गया तो वो 6 भी आपका उठ के सामने आ जाएगा, दिस बिकम्स -3, दिस होल एक्सप्रेशन बिकम्स -3। इज दैट ओके? सिंपल, प्रीटी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों इक्वेशंस अब आपकी सिंपलीफाई हो चुकी हैं। क्या क्या इक्वेशन, 3x + 2y इज इक्वल टू 5/2, और एक 2x - y इक्वल टू -3 है। ध्यान दीजिए 2y और -y मुझे कैंसिल करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4x - 2y इज इक्वल टू -6 आ रहा है। और अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो बहुत आराम से आपके पास 7x इक्वल टू क्या आ रहा है, व्हाट डू वी गेट, दोनों को जोड़ा तो 12 5 -7/2 आ रहा है यहाँ पे। या फिर x की वैल्यू की बात की जाए तो दोनों को जोड़ने पे मुझे मिल रहा है, व्हाट डू आई गेट ओवर हियर इज -1/2, x की वैल्यू ये मिल रही है। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, y इस इक्वेशन से निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 2x + 3 मिल रहा है। देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू 2x + 3, 2x की वैल्यू देखेंगे -1 3 -1 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल रही है 2। और अब 4x + 3y बहुत आराम से हो गया, 4x + 5 है 4x, 2x is -1, 4x will be -2 and 5 times 2 is 10, this becomes 8 and that is the correct answer for this question over here। तो logarithm is the only thing that is difficult, बाकी इक्वेशन सॉल्विंग तो आप करते हैं, बहुत अर्लियर क्लासेस से सीख जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है क्या, नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ लॉगरिथम। हाँ 1080 रिलेटेड है, अगर आपने इतना कर लिया काम तो आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। घबरा गए देख के तो फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। डिफिकल्टी रेटिंग 4 क्वेश्चन ऑन अ स्केल ऑफ 10, नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल ही क्वेश्चन है, काफी आसान है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे क्या है आपके पास, fx ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, तो रियल कोएफिशिएंट सच दैट f1 इक्वल टू -9, f1 की वैल्यू दे रखी है। सपोज दैट i√3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ये इक्वेशन क्या है, ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको ये मिल रहा है। अच्छा, तो डेरिवेटिव के रूट्स दे रखे हैं, हाँ। और फिर आगे कुछ कमेंट करा है कि fx इक्वल टू 0 के रूट्स अगर α1 α2 α3 एंड α4 है तो कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे इस सवाल को, ध्यान से प्लीज ऑब्जर्व, वन बाय वन विल बी डीलिंग विद ईच एंड एवरीथिंग। fx अपने पास है x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस c है x
power 4 plus ax cube plus bx square plus c. This is what we have. Not cx, this is what we have plus c. अच्छा, further f1 की वैल्यू -9 दे रखी है. f1 इक्वल टू -9 मतलब क्या है, 1 की वैल्यू डाली तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c इज -9. ये a प्लस b प्लस c प्लस 1 -9 था, ये वैल्यू -10 हो जाएगी. दैट्स वन कंडीशन बिटवीन a b c. फर्दर कह रहा है इसका डेरिवेटिव किया आपने तो इसका डेरिवेटिव करके आपको मिला 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0. इसके रूट्स के बारे में कमेंट कर रहा है. वैसे क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए. हाँ, एक रूट मुझे साफ दिख रहा है कि x कॉमन लेके 0 हो जाएगा. फिर उसने कहा i√3 इज अ रूट. अच्छा, रियल कोएफिशिएंट्स थे, abc रियल थे, तो ये सब रियल कोएफिशिएंट्स है. यहाँ पे अगर इमेजिनरी रूट है तो पेयर में अकर करेगा i के साथ -i√3 विल बी द अदर रूट. पेयर में अकर करेंगे. हाँ, और ये दोनों रूट्स किसके, x कॉमन ले ली जाए तो 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0 के रूट्स हैं ये दोनों. अच्छा, यहां से a b की वैल्यूज के बारे में कमेंट कर पाएंगे. हाँ, शायद कर पाएंगे. और a b की वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर c की वैल्यू इसकी मदद से आ जाएगी. वंस वी गेट एवरीथिंग तो फिर fx की चर्चा शायद बहुत आराम से हम कर पाएंगे. fx पता चल जाएगा ना, फिर लेट्स विल बी एबल टू फाइंड द रूट्स आफ्टर दैट. लेट्स सी i√3 माइनस i√3 दोनों का सम अगर मैं करूं तो सम इज -3a/4 विच इज इक्वल टू 0. तो यहां से a की वैल्यू सबसे पहले 0 पता चलती है. अच्छा, प्रोडक्ट ये सम था और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट इज 2b/4 जिसकी वैल्यू √3 का प्रोडक्ट 3 है. i स्क्वायर हो जाएगा विद अ माइनस तो दैट विल बिकम 3 ओनली. ये आ रहा है तो b की वैल्यू आ रही है यहां से 12/2 6. b आ रहा है 6, a आ गया 0. c ऊपर वाली इक्वेशन से निकल जाएगा. a प्लस b प्लस c -10 था, c विल बी -16. दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. तो अब मैं fx लिख सकता हूं बहुत आराम से. fx क्या हो जाएगा, x पावर 4 ax क्यूब, ये तो गया, bx स्क्वायर तो प्लस 6x स्क्वायर एंड -16. अरे वाह, बाय क्वाड्रेटिक बन गई. और इसको फैक्टराइज बहुत आराम से कर सकते हैं. प्लस 8 - 2 x पावर 2 प्लस 8 बन रहा है एंड x पावर 2 -2 बन रहा है. दीज आर द टू फैक्टर्स. अगर मैं fx इक्वल टू 0 के रूट्स की बात करूं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो रूट्स क्या क्या हो जाएंगे वो देख सकते हैं बहुत आराम से. अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 इसके रूट्स की बात कर रहे हैं तो एक तो रूट हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 2 मतलब √2 या -√2. अच्छा, ये इमेजिनरी रूट्स देगा तो -8 का अंडर रूट विल बी i/√2 एंड -i/√2. दिस विल बी द रूट्स. तो इसने कहा नहीं, इनका मॉडुलस लो और फिर स्क्वायर करो. मैग्नीट्यूड लो और स्क्वायर करो तो 2 आ गया. उसका भी मैग्नीट्यूड लिया, स्क्वायर किया, फिर 2 आ गया. इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर किया तो 8 आ जाएगा. इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा और सबको जोड़ दो तो कितना आ रहा है ये 20. and this is being asked, this is equal to 20. That's the correct answer for this question as you can see over here. तो आपने एनालिसिस किया, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करिए, बहुत हाईफाई कुछ नहीं है. यहां से ये चीज मिली, इसका डेरिवेटिव करके फिर रूट्स का एनालिसिस है, सिंपल आइडिया है, कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं है. लास्ट में फैक्टराइजेशन एंड देन यू गेट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर. ऑन अ स्केल ऑफ 10 डिफिकल्टी रेटिंग की बात करें तो दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 6 क्वेश्चन. थोड़ी कैलकुलेशंस यहाँ पे हैं इक्वेशन सॉल्विंग से रिलेटेड और फर्दर फिर लास्ट तक जाते जाते भी कैलकुलेशंस हैं. गड़बड़ करने की संभावना कई जगह पर है. इसमें कैलकुलेशन एरर आपने कर दी तो इक्वेशन फंस जाएगी. लास्ट में जाके अगर प्लस और माइनस की एरर कर दी तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा. कीपिंग दोस थिंग्स इन माइंड, पेपर की सिचुएशन में अगर हम देखें तो डिफिकल्टी रेटिंग 6 का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं यहाँ पे S इज द सेट ऑफ ऑल ए क्या है, मैट्रिक्स है, सच दैट ABCDE एलिमेंट्स हैं जो कि 0 और 1 हो सकते हैं एंड डिटरमिनेंट ऑफ A या तो -1 या 1 हो सकता है. वेयर दिस डिनोट्स द डिटरमिनेंट ऑफ A देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S. कितने पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S हैं, मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर बेस्ड सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं इसमें काउंटिंग के, परम्यूटेशंस के. बहुत हाईफाई चीज, कई बार इस तरह का सवाल पूछा है जेई वालों ने. लेट्स टेक अ लुक एट दिस. S में अगर मैं बात करूं ABCDE, पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ A की चर्चा करते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है भाई, 0 1 1 1 A B C D E. This is what you have, right? अच्छा, A के पास दो चॉइसेस हैं 0 1, B के पास दो चॉइसेस, C के पास, D के पास, E के पास. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं S की बात करूं, जान लीजिए देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S. अच्छा, उसने कहा नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ A ये रहना चाहिए, ये तो S की कंडीशन ही है. अच्छा,
टोटल नंबर फिर भी बात की जाए, मान लीजिए एस की बात नहीं करें, टोटल पॉसिबिलिटीज ए के लिए कितनी है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू विच इज 2 पावर 5 विच इज 32। तो आंसर कुछ भी होगा 32 से कम होगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑल इसकी जरूरत नहीं है, बट 32 से कम ही होगा भी, ठीक है। तो गिन लेंगे फिर, 32 ही पॉसिबिलिटीज हैं तो शायद गिन भी सकते हैं। गिनने के लिए एक तरीके हैं हमारे पास कि भाई शॉर्टकट वगैरह कुछ फिट कर लेंगे हम। हाँ भी बहुत अच्छी बात है। डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 1 से हमें सबसे पहली फील आती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे निकाल लीजिए आप। देखिए ध्यान से, दिस इज 0 फर्स्ट डायगोनल मेन 0 हो गया, एंड उसके अड़ोस पड़ोस में व्हाट डू वी हैव, प्लस डी है प्लस बी सी है, दिस इज व्हाट वी हैव। दूसरी डायगोनल हो गई माइनस ए सी वाली, एंड इसके अपोजिट माइनस ई हो गया, एंड व्हाट एल्स वी हैव 0, दैट्स ऑल। ठीक है, -0 हो गया। तो दीज आर द टर्म्स दैट वी आर गेटिंग। और इसमें d माइनस ई तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस c के साथ आप देख सकते हैं b माइनस ए भी निकल के आ रहा है। अब वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं वो हमें पता है कि a b c d e 0 या 1 में से कुछ ले सकते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें या तो 1 या -1 चाहिए, दैट्स आवर टारगेट। तो a b c d e की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 या -1 के लिए, वो हमारा नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स दे देगा, नंबर ऑफ मैट्रिसेस दे देगा। तो लेट्स टॉक अबाउट ए बी सी डी ई पॉसिबल वैल्यूज। सबसे पहले इसमें सी का ध्यान रखते हैं। अगर मान लीजिए सी थोड़ी देख ले 0 हो गया, सी क्या हो गया थोड़ी देख ले 0 हो गया, तो ये वाला एक्सप्रेशन खत्म हो गया। फिर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी कैन बी एनीथिंग। सी अगर 0 हो गया तो मुझे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के लिए सिर्फ डी और ई से सवाल करना है कि डी और ई क्या क्या हो सकते हैं। डी और ई के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है, 0 1। तो अगर डिटरमिनेंट 1 चाहिए तो 1 0 होना चाहिए। हाँ, डी की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0 हो जाए, राइट। ए बी कैन बी एनीथिंग। अगर डिटरमिनेंट -1 चाहिए तो डी कैन बी 0 एंड ई कैन बी 1, तब भी डिटरमिनेंट चल जाएगा। तो सी 0 के लिए ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यहाँ पे 2 चॉइसेस, यहाँ पे 2 चॉइसेस, 0 या 1 जो चॉइसेस है। तो 2 इंटू 2 टोटल 4 चॉइसेस इस केस में, और टोटल 4 ही चॉइसेस इस केस में भी मुझे मिल रही है। सबसे पहले ये किसके लिए कहानी है, सी इक्वल टू 0 हो गया तब। अच्छा, अगर C 0 नहीं हुआ तो C के पास दूसरी चॉइस क्या है, C 1 हो सकता है। C क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर C 1 हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज D माइनस E प्लस B माइनस A, दिस इज व्हाट वी हैव। या आप कह सकते हैं B प्लस D माइनस ऑफ A प्लस, ये है कहानी। और अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज देखेंगे। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो +1 या -1 चाहिए। ये 0 या 1 वैल्यूज ले सकते हैं, तो कम से कम 0 ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, कम से कम 0 ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि 2 -1 कर दिया जाए, एक पॉसिबिलिटी है 2 -1 कर दिया जाए, तो BD को ले लिया जाए, BD को 1 1 ले लिया जाए, और इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा, या तो 1 या 0, या 0 या 1। तो 2 चॉइसेस हैं यहाँ पे कि 0 1 हो जाए या 1 0 हो जाए। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। आया ना, जब मैंने 2 -1 किया है तब। अच्छी बात है। इस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 और तरीके से आ सकती है कि ये 1 हो जाए और ये 0 हो जाए, तो दोनों को 0 होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा, और इन दोनों में किसी एक को 1 होना पड़ेगा। तो फिर से 2 चॉइसेस मिल जाती है मुझे यहाँ पे, राइट और नॉट, यस, सिंपल। अच्छा, ये तो डिटरमिनेंट 1 होने की कहानी है। क्यों, 0 और 0 हो जाए तब तो कुछ नहीं मिलेगा। डिटरमिनेंट -1 होने की कहानी आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम ही चीज रिपीट हो जाएगी उल्टे में। अच्छा, डिटरमिनेंट -1, हाँ ये 1 रहेगा, और अगर ये दोनों 1 1 हो गए तो देख ले, ये दोनों 1 1 हो गए, 2 हो जाएगा, इसको 1 होना पड़ेगा BD को, तो फिर 2 चॉइसेस मिलेंगे। सिमिलरली ये 1 हो गया, और ये दोनों के दोनों 0 0 हो गए, मान लीजिए कौन से, B और D 0 0 हो गए, तो इसको दोनों का सम 1 होना पड़ेगा, फिर से 2 चॉइसेस मिलेंगी। और कोई पॉसिबिलिटी बची क्या, नहीं, सारी पॉसिबिलिटीज हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। टोटल 4 4 8 एंड वी हैव 8 मोर, टोटल 16 पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं जब हमें डिटरमिनेंट ऑफ A -1 या 1 मिल रहा है, आउट ऑफ 32 पॉसिबिलिटीज फॉर A डायरेक्टली। अच्छा, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, 16 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिमाग लग रहा है यहाँ पे कैलकुलेशंस में। ओवरऑल डिफिकल्टी इसकी 7 इस क्वेश्चन की। ध्यान देखिए यहाँ पे कैलकुलेशंस भी काफी करवाई, दिमाग भी लगवाए। PNC से कई बार बच्चे घबराते हैं, तो इस तरह का एनालिसिस करने से डरते हैं, और पेपर में तो कैलकुलेशन एरर होने की संभावना काफी विशेष है, कुछ केसेस छूट गए, कुछ एक्स्ट्रा हो गए, तो इसलिए ओवरऑल डिफिकल्टी 7 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के ऊपर बढ़ेंगे। 11 में क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स, दिस is to be divided to form 3 teams XYZ of sizes 2 3 and 4 respectively. S1 cannot be selected for team X, S2 cannot be selected for team Y. The number of ways to form such teams is permutation, combination, inclusion, exclusion के ऊपर बेस्ड। डायरेक्ट ही सवाल है, इससे और डायरेक्ट और क्या होगा। देखिए ध्यान से,
प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं जिसमें अपने पास 2, 3 और 4 के ग्रुप्स बनाने हैं एक्स वाई जेड। तो ग्रुपिंग इन्वॉल्व है, हाँ ग्रुपिंग इन्वॉल्व है। एक्स वाई जेड स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं, स्पेसिफिक साइजेस हैं, तो वो सब डिस्टिंक्ट है। ये सबसे खास बात आपने ऑब्जर्व करी। फिर से क्या, S1 कैन नॉट बी सिलेक्टेड, S2 कैन नॉट बी सिलेक्टेड। तो हम टोटल में से कुछ केसेस हमें हटाने पड़ेंगे। टोटल केसेस कितने, पहली बात तो 9 बच्चे और 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप। अच्छा, ग्रुप हटाओ, कौन सा ग्रुप हटाओ कि S1 मान लीजिए इसमें सिलेक्ट नहीं हो, मान लीजिए इसमें हो गया, ठीक है, ये वाला एक केस है, तो इसमें से हटाओ। सबसे पहले क्या बनेगा, S1 अगर कंफर्म हो गया तो ये 1, 3, 4 के डिवीजन टोटल 8 फैक्टोरियल में से 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, अच्छी बात है। S2 कंफर्म इसमें हो गया, इसको भी हटाओ कि भाई टोटल 2, 2, 4, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और सारे ग्रुप्स डिस्टिंक्ट है तो हमें 2, 2 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले वो सिमिलर साइजेस, ग्रुप्स डिस्टिंक्ट है तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दोस थिंग्स ओवर हियर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि S1 इसको, S2 इसको, दोनों भी तो हो सकते थे, हाँ, तो S1 एंड S2 दोनों की दोनों पहले दे दिए, वो चीज रिपीट हो चुकी है तो उसको अपने को फिर इधर जोड़ देना है, राइट? दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो 1, 2 एंड 4 का अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एक एक तो ऑलरेडी इनके पास जा चुके हैं। इसको कैलकुलेट कर लो, आपका काम हो जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टीम्स इज वेरी इजी। व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? 9 फैक्टोरियल, 2, 3, 4, तो 9, 8, 7, 6, 5 रखा और नीचे 6 है, 2 है, 6 कटा, 2 भी कट गया, 4, ठीक है, माइनस व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो 8, 7, 5, 8, 7, 6 एंड 5, और 4 फैक्टोरियल तो कटा, नीचे 3 फैक्टोरियल 6 है, 6 से 6 कट गया, माइनस दिस इज वंस अगेन 8, 7, 6, 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल तो कट चुका है, 2 into 2 चल रहा है, प्लस व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? 2 into 2 इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, और फिर एक और 2 टाइम्स बेसिकली, एंड व्हाट डू वी हैव ओवर हियर? 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 है, दिस इज 3 ओवर हियर। इज दैट ओके? यस। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लीजिए थोड़ा सा। 5 into 4, 20, 9, 7, 63, 20 and 63 is 1260, minus what do we have over here is 8, 5, 40 into 7, 4 is 28, 280 आ रहा है, minus what is this over here? 5 times 2 is 7, 7, 6, 42 is 420 आ रहा है, और प्लस करना है लास्ट में। what do we have over here is 7, 5, 35 and 3, 105 निकल के आ रहा है ये। this is what you'll be getting, right? आसान, very easy up till now. What do we get over here? This is 700, 560 plus 560, 665. This is what I'll be getting. Total sum कितना निकल के आ रहा है इसका? 665, which is the correct answer of this question, as you can see over here, based on simple analysis. Difficulty rating इस सवाल की क्या है? Difficulty rating 5 question. थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, बट हाँ उसके अलावा और कुछ विशेष नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन बेसिकली हमने क्लास में करवाया वो इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको इस तरह के सवाल में, पेपर में भी। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, पेपर 1 का। क्या है सवाल? ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान से, ओपी दे रखा है, ओक्यू दे रखा है, ओआर दे रखा है, 3 वेक्टर्स अल्फा बीटा आपके रियल नंबर से एक्सेप्ट फॉर 0, एंड ओ डिनोट्स द ओरिजिन इफ ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर क्रॉस विद डॉट ओ आर इक्वल टू 0। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टाइप की चीज है, 0 दे रखी है, एंड द पॉइंट अल्फा बीटा 2 लाइज ऑन द प्लेन दिस, देन द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू निकालनी है। किस तरह से अप्रोच करेंगे? देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कहा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 दे रखा है, अच्छा, और वेक्टर्स डायरेक्टली देखें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, तो डायरेक्टली सबसे पहले डिटरमिनेंट 0 कर दें उनका, हाँ, दैट्स व्हाट वी कैन डू। अल्फा -1 अपॉन अल्फा, जे कंपोनेंट, के कंपोनेंट, देन वी हैव ओ क्यूब में 1 के साथ बीटा -1 अपॉन बीटा, and we have 1, and then we have 1, 1, 1/2, this determinant equal to 0। तो अब मुझे यहाँ से अल्फा और बीटा में एक रिलेशन आ जाएगी, जो भी आएगी उसके बाद एनालिसिस फर्दर करेंगे। उसने अल्फा बीटा 2 लाइज ऑन दिस प्लेन, तो अपने को ये भी दे दिया कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा -2 प्लस एल इक्वल टू 0। इसके बेसिस पे एल पूछा है, ये चीज हमने दिमाग में सोच ली, ठीक है। तो अल्फा बीटा में एक रिलेशन से हमारा काम एक्चुअली तो नहीं चलेगा, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज चाहिए होंगी तो, या फिर हमें शायद 3 अल्फा प्लस 3 बीटा या अल्फा प्लस बीटा ही मिल जाए, लेट्स सी। ये डिटरमिनेंट 0 है तो हैंडल कैसे से करेंगे हम इसको? डिनोमिनेटर्स मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट रो को, तो अल्फा अल्फा हो जाएगा, बीटा से मल्टीप्लाई कर दूं बीटा, बीटा -1 बीटा हो जाएगा, और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 2, 2, 1, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। और अब मैं कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अल्फा दिस रो माइनस दिस रो, तो मिलेगा -1, 0 एंड 1,
this row minus this row will be 0 minus 1 1 and alpha beta 1 as it is. अच्छी बात है, this is equal to 0. अब आप expand कर सकते हैं, किसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं. मान लीजिए आप अल्फा बीटा 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करें तो अल्फा के साथ दिस 0 माइनस ऑफ -1 विल बिकम 1. अच्छा, माइनस बीटा के साथ व्हाट वी हैव इज -1 माइनस 0 इज दिस, प्लस 1 के साथ व्हाट वी हैव 1 के साथ 1 माइनस 0 इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ रहा है -1. दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग. और शायद अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है आफ्टर दिस एनालिसिस. तो 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना है -1 -2 प्लस एल इक्वल टू 0 आ गया. यहां से एल की वैल्यू आ रही है 5. दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दिया, वेक्टर्स का काम खत्म हो गया, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स बचा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 निकाल के. फिर आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट. तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व थी, लेकिन बहुत उसके सिंपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व थे. कई बार आपसे ये भी कहते हैं कि जो यार चैप्टर पूरा मत छोड़ो, कुछ तो पढ़ लो उसमें से. जैसे ऐसे क्वेश्चन कि दिस लाइज ऑन दिस प्लेन. अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बाय एनी चांस किसी बच्चे ने छोड़ दिया, छोड़ना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं छोड़ दिया तो फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन भी छूट जाएगा आपका. ये नहीं होना चाहिए, राइट. तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 5 क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है. यहां से x भी रैंडम वेरिएबल वगैरह का इन्वॉल्व कर लिया. हाँ, स्टैटिस्टिक्स वगैरह की बात करेंगे यहां पे. डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू x. सपोज दैट द पॉइंट्स x comma probability of x equal to x for this lie on a fixed straight line in the xy plane. फिक्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो x y टाइप का पॉइंट है, फिक्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल अदर पॉइंट्स इन द रियल. तो यही सारे के सारे 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, 5 वैल्यूज ऑफ x इंपॉर्टेंट है रैंडम वेरिएबल के लिए. मीन ऑफ x इज 5/2 एंड द वेरिएंस ऑफ x इज अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ 24 अल्फा इज. अच्छा जी, लेट्स टेक अ लुक एट दिस. रैंडम वेरिएबल x, तो सबसे पहली चीज x i की वैल्यूज क्या क्या है. अच्छा जी, 0 है, 1 है, because the chart is important, the table is important. 1 2 3 4 स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन रहता है. और इसकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम. प्रोबेबिलिटी पी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x. उसने कहा कि भाई ये किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. तो क्या बोल सकते हैं हम इसके बारे में. यानी जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, y इक्वल टू mx प्लस c. ये प्रोबेबिलिटी है mx प्लस c टाइप की, बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है. तो m और c आपके अननोन्स हो जाएंगे, mx प्लस c विल बी द प्रोबेबिलिटी. अच्छा, x मुझे दे दिया है, ये mx प्लस c के बराबर है. ये अगर x है तो ये प्रोबेबिलिटी mx प्लस c है. अच्छा, और मुझे कुछ चीजें पता है. क्या पता है, जैसे यहां पे उसने दे दिया मीन मेरा 5/2 है, वेरिएंस अल्फा है, अल्फा की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, बट मीन मेरा 5/2 है. यही नहीं, एक चीज और पता होती है रैंडम वेरिएबल के केस में कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने किया है तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो जाएगा, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा 1. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सारे के सारे mx प्लस c का सम अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अच्छी बात है. m तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, m एज इट इज है. ओके, x का सम, तो इन सब का सम 4 3 7 8 9 10 हो जाएगा. प्लस c कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, इज इक्वल टू 1. दैट्स व्हाट आई विल बी गेटिंग. 10m प्लस 5c की वैल्यू 1 आ रही है. एक इक्वेशन ये आ गई. और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दे रखा है, मतलब मीन दे रखा है 5/2. मीन क्या होता है, xi into pi का डिवाइडेड बाय समेशन pi व्हिच इज 1. वो तो पता ही है अपने को, स्टैटिस्टिक्स में समेशन ऑफ fi कुछ और आता है, बट यहां पे समेशन pi तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है. समेशन ऑफ mx प्लस c के साथ x अगर इन्वॉल्व है, ये दे दिया मुझे 5/2, मीन दे दिया मुझे इधर से, राइट. mx स्क्वायर, तो m कांस्टेंट आ गया, x स्क्वायर का सम 1 4 9 16 69 25 30, तो m टाइम्स 30 हो जाएगा, प्लस cx, तो c के साथ फिर x का सम सबका 10 हो जाएगा. ये तो हमने कर ही रखा है, और इसकी वैल्यू 5/2 दे दी. ये दूसरी इक्वेशन बन रही है मेरे पास. व्हाट डू आई गेट ओवर हियर इज, लेट्स ऑब्जर्व 30m प्लस 10c, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 60m प्लस 20c इज इक्वल टू 5 आ रहा है. दिस इज अ सेकंड इक्वेशन. और मैं आराम से चाहूं तो m और c की वैल्यूज निकाल सकता हूं, क्योंकि फर्दर मुझे जब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस इज बेसिकली इक्वल टू वेरिएंस कितना है, वेरिएंस इज अल्फा, तो अल्फा विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर. बेसिकली यहां जैसे x मल्टीप्लाइड था, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड हो सबसे पहले, तो mx प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर, विच इज 5/2 का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी हैव.
कैसे आता है, एक्स फैक्टोरियल वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फैक्टोरियल वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वी नीड। अच्छी बात है। इसको निकालने के लिए पहले m और c की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो m और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं इनकी इक्वेशंस का यूज करके। जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन को, तो व्हाट डू वी गेट, 40m प्लस 20c इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट मारा तो 20m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या m इज इक्वल टू 1/20 आ जाएगा। अच्छी बात है। c की वैल्यू निकाल लीजिए, m अगर 1/20 है तो 10/20 इज 1/2, उधर गया 1/2, और 1/2 इंटू 1/5 इज 1/10, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। m और c आ चुके हैं, अच्छी बात है। अब यहां पे कैलकुलेशन कर लीजिए, m x क्यूब समेशन कर रहे हैं, m तो एज इट इज है, m कितना है 1/20 इंटू एक्स क्यूब का सिग्मा, एक्स क्यूब का सिग्मा करेंगे तो x के सिग्मा का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस c कितना है 1/10 और x का स्क्वायर करना है, सिग्मा करना है, वो हमने किया है यहाँ पे 30, दिस इज व्हाट वी हैव। अच्छी बात है। माइनस दिस इज 25.4 आ रहा है, 25.4 आ रहा है, ठीक है। 100/20 इज 5, 3 8 माइनस 25, 8 4 32 माइनस 25 इज 7/4 निकल के आ रहा है ये। अल्फा 7/4 आ रहा है, वैल्यू पूछिए 24 टाइम्स अल्फा की, 24 टाइम्स अल्फा विल बी इक्वल टू 24.4 is 6, 6, 7, 42. 42 is the correct answer for this particular question over here. तो स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट लग गया, हाँ पूरा लग गया भाई, रैंडम वेरिएबल इन्वॉल्व है, सब कुछ लग गया यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी का वैसे क्वेश्चन देखा जाए, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के बेस, दिस इज व्हाट वी हैव। डिफिकल्टी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़े कैलकुलेशंस हैं इसमें, थोड़ी कैलकुलेशंस हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 10 दिस इज डिफिकल्टी रेटिंग 7 क्वेश्चन। बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं कि यार नहीं, समेशन ऑफ पी 1 है वो इंपॉर्टेंट है, फिर वेरिएबल्स इन्वॉल्व, अगर मान लीजिए mx प्लस सी ना लेके आपने स्ट्रेट लाइन में जल्दी में अगर मान लीजिए mx ही ले लिया तो गड़बड़ करने की संभावना एग्जामिनेशन में। डिफिकल्टी रेटिंग 7 का ये सवाल है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, मैच द कॉलम। इसमें क्वेश्चंस आजकल जो पूछे जा रहे हैं रिलेटिवली सिंपल हो गए। एक जमाने में हमें ग्रेड भरनी पड़ती थी, वो डिफिकल्ट होते थे, बट आजकल 4 ऑप्शंस दे देते हैं। जैसे सवाल है आपके सामने, सवाल के बाद आपके पास PQRS, उसके साथ 1 2 3 4 5, और फाइनली ऑप्शंस कुछ इस प्रकार दे रखें कि PQRS के लिए ABCD में से कोई सा एक चूज कर लो इनमें से। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, और साथ में इसमें ध्यान रखना पड़ता है हमें, अगर क्वेश्चन सही से जल्दी आंसर करना है तो आप ऑप्शंस के ऊपर भी एक नजर रखें हमेशा, और कोशिश करें कि हम रिलेटिवली आसान वाला सॉल्व कर लें और बाकी मुश्किल वाला सॉल्व बाद में कर लेंगे, ठीक है। चेक कर लेंगे हम मुश्किल वाले को, बट आंसर निकालने के लिए आसान वाला सॉल्व करना काफी होता है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस को देखेंगे, और उसके बाद ABCD को भी देख लेंगे क्या क्या है हमारे पास। कॉलम्स को देखने के बाद अल्फा बीटा विद द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के रूट्स की बात कर रहे हैं आपसे कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो कैसे रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, देख सकते हैं आप आराम से निकाल सकते हैं अल्फा बीटा रूट्स, कि भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, अल्फा बीटा आर द रूट्स। रूट्स होंगे क्या, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप देख सकते हैं एक रूट हो जाएगा -1 माइनस रूट 5 बाई 2, एक हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। बड़ी अच्छी बात है। कंसिडर द सेट T 1 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, T एक सेट है 1 कॉमा अल्फा बीटा जिसमें 1 के साथ अल्फा बीटा इन्वॉल्व है। फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स M Aij 3x3 डिफाइन Ri एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया जिसमें AI1 AI2 AI3 एलिमेंट्स का सम है, और ये एलिमेंट्स कौन से हैं, आयत रो की एलिमेंट्स है। देखिए आयत रो फर्स्ट एलिमेंट, आयत रो फर्स्ट कॉलम, आयत रो सेकंड कॉलम, आयत रो थर्ड कॉलम। Cj इज फर्स्ट रो jth कॉलम, सेकंड रो jth कॉलम, थर्ड रो jth कॉलम। बेसिकली कॉलम के एलिमेंट्स का सम है, रो के एलिमेंट्स का सम है। फॉर i इक्वल टू 1 2 3 j इक्वल टू 1 2 3, और उसके बाद फिर आगे कमेंट करने के लिए कह रहा है। तो मैट्रिक्स M भी हमें दे दिया भाई, मैट्रिक्स M अपने आप में A11 A12 सारा का सारा लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 टक 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 टक, दिस इज व्हाट वी हैव, राइट। और T सेट है, T में क्या क्या इन्वॉल्व है, T में 1 अल्फा बीटा, ये 3 चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आगे हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऑब्जर्व करते हैं। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में क्या रहा है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस M विद ऑल एंट्रीज इन T, सारी की सारी एंट्रीज T से हैं, सच दैट Ri और Cj सारे के सारे 0 हैं। अच्छा, सारी की सारी रो के एलिमेंट्स का सम, सारी रोज के एलिमेंट्स का सम और सारे कॉलम्स के एलिमेंट का सम 0 हो जाता है, ये उससे कह रहा है। और जितने भी एलिमेंट्स है वो 1 अल्फा बीटा इसमें से लिए जा रहे हैं T से। अच्छी बात है। सम 0 करना है, अल्फा और बीटा जोड़ के कितने हो रहे हैं एक बार देखो तो, अल्फा और बीटा जोड़ के -1 हो रहा है। अल्फा प्लस बीटा आप देख सकते हैं सम ऑफ द रूट्स इज -1, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो पहली चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि यार इन अल्फा बीटा के साथ 1 का सम ले लूं तो 0 हो जाएगा, किसी को एक को अकेला छोड़ दिया तो दिक्कत आएगी।
तो कंप्लीट रो में सारे के सारे एलिमेंट्स का सम अगर जीरो हो जाए, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो जीरो हो जाए, तो उसमें मुझे शायद तीनों को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी मेरा फर्स्ट वाला सॉल्व हो पाएगा, और कॉलम को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कर लेंगे, विल बी एबल टू डू दैट मे बी आसानी से शायद। सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट सीजे, कॉलम जीरो करने के लिए कह रहा है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये अलग कुछ कह रहा है, फॉर ऑल जे कुछ और कह रहा है। यहां पे सारी रो का और सारे कॉलम का, यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सारे कॉलम का सम जीरो करने के लिए कह रहा है। फिर एम बी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए आई जी बिलोंग टू टी, वो तो ठीक है, आई ग्रेटर देन जे के लिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो नेगेटिव वाले वैसे भी। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस, सेट दिस कैसा है, एक्स वाई जेड एक सेट है जहां पे एक्स वाई जेड आपके रियल नंबर्स, मैट्रिक्स एम मल्टीप्लाइड विद एक्स वाई जेड गिव्स मी दिस, मैट्रिक्स एम के ही एलिमेंट्स हैं ये, हाँ मैट्रिक्स एम के ही एलिमेंट्स हैं। और कह रहा है एम आई जे बी ए मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज इन टी, ये 3/3 मैट्रिक्स नीचे, सच दैट आर आई इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, सारे रोज का सम 0, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एम इज। अच्छी बात है, तो इन सब चीजों की हमें चर्चा करनी है वन बाय वन। ऑप्शंस देख लेते हैं, P का 4 2 2 1, Q का 2 4 4 5 5 1 3 3, कोई फील नहीं आ रही यहाँ पे, सभी ऑप्शंस हमें ट्राई करने पड़ेंगे। सबसे आसान, जैसे पहला वाला आसान लग रहा है रिलेटिवली, देख लेते हैं पहले वाले में ऑप्शंस वैसे दिख रहे हैं, P का 4 2 2 1 4 2 2 1, कोई गैस नहीं कर सकते हम। लेट्स कंटिन्यू फर्दर एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। नंबर ऑफ मैट्रिसेस M, नंबर ऑफ मैट्रिसेस M सच दैट दिस इज देयर, आर आई और सी जे दोनों की दोनों जीरो है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। तो सारे के सारे एलिमेंट्स का सम जीरो, तो 1 अल्फा बीटा तीनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एम फॉर्म करने की अगर मैं कोशिश करूंगा तो मेरे पास चॉइसेस क्या है, 1 अल्फा बीटा को कहीं पे भी रख सकता हूं मैं, राइट, 3 प्लेसेस हैं, रो 1 की बात कर रहा हूं, और 3 एलिमेंट्स है, तो तीनों प्लेसेस पे 3 एलिमेंट्स को रखने के तरीके बेसिकली 3 फैक्टोरियल तरीके हो सकते थे, और उनमें से एक तरीका हो जाएगा कि 1 रख दो, अल्फा रख दो और बीटा रख दो। अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ध्यान दीजिए 1 अल्फा बीटा मुझे इधर भी चाहिए होंगे, 1 अल्फा बीटा, तो अल्फा रखूं या बीटा रखूं, कोई सा भी एक रख सकता हूं। मान लीजिए अल्फा रख दिया यहाँ पे, मान लीजिए अल्फा रख दिया यहाँ पे, दो चॉइसेस थी इसके लिए मेरी, दो चॉइसेस थी अल्फा या बीटा, मान लीजिए अल्फा रख दिया यहाँ पे, तो अब कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हो जाएंगे वो देखिए, अल्फा यहाँ रख दिया तो गारंटी से यहाँ बीटा रखना पड़ेगा, अच्छी बात है। अच्छा बीटा यहाँ रख दिया, बीटा इस कॉलम में आ चुका है, तो यहाँ पे 1 या अल्फा कुछ आएगा, हाँ या ना, यहाँ पे फिर से 1 या अल्फा कुछ आएगा, तो हमारे पास चॉइसेस और भी बचती हैं क्या, कुछ बचती है मे बी, बट लेट्स टेक अ लुक एट दिस कि इसमें अल्फा नहीं आ सकता, तो इस रो में बीटा यहाँ नहीं, अल्फा यहाँ आएगा कंफर्म, अच्छी बात है। तो 1 कंफर्म यहाँ आएगा, 1 अल्फा आ गया तो यहाँ बीटा आना पड़ेगा, यहाँ बीटा आ गया तो यहाँ 1 आना पड़ेगा। तो जैसे आपने इसके साथ इसको फिक्स किया तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपका बन गया। 1 अल्फा बीटा कैन बी रीअरेंज्ड, दिस कैन बी सिलेक्टेड एज अल्फा और बीटा, बाकी दोनों चॉइसेस में से कुछ भी। तो 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 टाइम्स 2 इज 12 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है मेरे पास। किसकी 12 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है, इसके लिए नंबर ऑफ मैट्रिसेस M, जहां पे सारी रोज का सम जीरो है, सारे कॉलम्स का सम भी जीरो है, आप देख सकते हैं, राइट। तो P वाले के लिए मैंने देखा, P वाले के लिए आंसर करेक्ट क्या आ रहा है, 2, P वाले के लिए यहाँ पे 2 निकल के आ रहा है, सही, अच्छी बात है। तो P वाले के लिए 2 निकल के आ रहा है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, P के लिए 2 है, Q के लिए 4 ही है, तो Q चेक करके कुछ मिलेगा नहीं, S के लिए 5 है तो चेक करके कुछ मिलेगा नहीं, जबरदस्ती Q और S को मत चेक करो, R को चेक करो। किसको चेक करो, R को चेक करो, R में या तो 1 या 3 है। R क्या है यहाँ पे, 1 या 3, मतलब 1 या 3 ये ऑप्शंस है, और R क्या है, लेट M, मतलब बेसिकली Q और चेक ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्यों चेक करेंगे, अभी ये चेक करते हो गया हमारा काम आधा, बाद में चाहें तो हम फिर भी एनालाइज कर सकते हैं, बट अभी हमें आंसर निकालना तो M के ऊपर चलते हैं। 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है Aij बिलोंग टू दिस फॉर I ग्रेटर देन J। अच्छा I ग्रेटर देन J मतलब कौन से एलिमेंट्स हुए, ध्यान दीजिए, रो ज्यादा होनी चाहिए तो नीचे की तरफ वाले एलिमेंट्स होंगे, लोअर ट्रायंगुलर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस, बात करते हैं अपन यहाँ पे, लेट्स टेक अ लुक एट दिस ओवर हियर। तो M एलिमेंट फॉर्म करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ये एलिमेंट्स हो गए 0 0 0, ये A21 है, A21 ये वाला एलिमेंट आएगा T सेट से, ये A31 A32 ये सारे के सारे T से आएंगे। क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मे बी 1 अल्फा बीटा में से कुछ हो सकते हैं, तो हम बोल देते हैं लेट्स से A B C कुछ भी हो सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली -A -B और -C हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अच्छी बात है, जहां पे A B C बिलोंग टू सेट T, जहां पे A B C बिलोंग टू सेट
तो ये आपसे कह दिया उसने, ये कह दिया। फिर उसने कहा m को xyz से मल्टीप्लाई किया तो a12 और माइनस a23 के बराबर आ रहा है। तो लेट्स टेक अ लुक एट दिस इक्वेशन कि m को xyz से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल के आ रहा है। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन फर्स्ट। m टाइम्स दिस इज m, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0 के साथ x y z, और दिस इज इक्वल टू व्हाट डू वी हैव ओवर हियर, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं a12 0 माइनस a23 0 है, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज माइनस a एंड माइनस ऑफ a23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस c, उसके आगे माइनस, दिस इज व्हाट यू बी गेटिंग, राइट। अच्छा ये इक्वेशन है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है इसके बारे में कमेंट करना, और आंसर या तो 1 है या इनफाइनाइट है, ऐसा उसने क्या पता है अपने को पीछे एनालाइज करके इधर से। तो लेट्स टेक अ लुक एट दिस। पहली क्वेश्चन क्या बन रही है, माइनस ए एक्स माइनस सॉरी 0 माइनस ए वाई माइनस बी जेड इक्वल टू माइनस ए, माइनस माइनस कट जाएगा, दिस इज व्हाट यू गेट। ए एक्स 0 वाई माइनस ए एक्स माइनस सी जेड इज इक्वल टू दिस is equal to 0. This is what you have, and we have bx cy is equal to c. This is what you have. Is that okay? Yes, आराम से अच्छी बात है। ay प्लस बी जेड की वैल्यू a है, ax माइनस सी जेड 0 है, bx प्लस सी वाई इक्वल टू c है। हम चाहें तो यहाँ से x y z की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यस, abc की टर्म्स में कुछ वैल्यूज निकलेंगी। हाँ, कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। अच्छा जी, एक्स वाई जेड में इक्वेशंस बन के बनती हुई दिख रही है, हाँ दिख रही है, देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। व्हाट डू वी हैव, ax इक्वल टू सी जेड, एक तो आ रहा है ax इक्वल टू सी जेड। अगर मैं z की वैल्यू देखूं, z की वैल्यू ax अपॉन c हो जाती है बहुत आराम से, अच्छी बात है। फिर इन दोनों में ay bz और bx, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, तो ay इज इक्वल टू a माइनस bz, bz कितना रहा है, a b x अपॉन c, दिस इज व्हाट यू बी गेटिंग। a हटा दीजिए, y की वैल्यू आ रही है 1 माइनस बी एक्स अपॉन c, अच्छी बात है। और क्या अभी मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, ध्यान दीजिए z आ गया और बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू सी, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मे बी यहां से बी एक्स या तो आ जाएगा या फिर प्लस सी के साथ y, व्हाट डू वी हैव, y c माइनस बी एक्स इक्वल टू सी, सी इक्वल टू सी आ गया। मतलब ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, ये तो इन्हीं में से है, x अलग से नहीं निकलेगा, x की टर्म्स में सब निकलेगा। ओह, ये ऐसा कहां होता था, x की टर्म्स में सब निकल गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसा हो गया कि x की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो शायद अलग अलग चीजें निकल जाएंगी यहाँ पे। यस, सो विल हैव मेनी मेनी सॉल्यूशंस, यस विल हैव मेनी मेनी सॉल्यूशंस। ABC कुछ भी हो सकते हैं, हाँ कुछ भी हो सकते हैं T सेट में से, लेकिन x y z अलग अलग वैल्यूज ऑफ x के लिए अलग अलग y और z मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ 1 पॉसिबिलिटी था या 3 इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली हमें दिख गया कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मिल रही है हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इसका हो गया 3, इसका हो गया 3, हाँ इसका 2 हो गया था, यस इसका 3 हो गया, तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहेंगे सर 4 और 5 Q और S तो एनालाइज ही नहीं किया, कर लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आंसर आ चुका है आपका। Q, number of symmetric matrices this with all entries in T such that column is equal to 0. Column का sum for all this is 0. अच्छा, कॉलम का सम 0 चाहिए, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी चाहिए और कॉलम का सम 0 चाहिए। तो ये देख लेते हैं, कॉलम का सम 0 और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला पार्ट एनालाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले रो को जब मैं 1 अल्फा बीटा उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, या फर्स्ट वाले कॉलम को प्रिसाइज, क्योंकि Cj इक्वल टू 0 तो उसमें 1 अल्फा बीटा तीनों चाहिए, 1 अल्फा बीटा इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 फैक्टोरियल तरीके। हाँ अच्छा, सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, तो ये अल्फा हो गया, तो ये गारंटी से अल्फा हो गया, ये गारंटी से बीटा हो गया, तो ये इंश्योर हो चुके हैं। वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ये इंश्योर हुए तो अल्फा इस वाले कॉलम का सम 0 होना चाहिए, तो यहाँ या तो 1 आएगा या बीटा आएगा, यहाँ या तो 1 आएगा या बीटा आएगा, दो तीन चॉइसेस है। यहाँ क्या आएगा, सिमिलरली 1 या बीटा, 1 या अल्फा, 1 या अल्फा, कुछ ना कुछ आएगा। Symmetric matrices with all entries in T such that Cj equal to 0 for all j equal to for all j. This is what you'll be having. तो क्या कर सकते हैं अब अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, अल्फा के साथ 1 और बीटा दोनों चीजें हमें इन्वॉल्व करनी है, राइट? यस, तो लेट्स सेलेक्ट, इस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेम ही एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, अच्छी बात है। यहाँ पे आई कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड बीटा एज वेल, मे बी नो डाउट अबाउट दैट। 1 अगर मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे बीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे अल्फा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा उल्टा, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए बीटा सब्स्टिट्यूट कर देता तो यहाँ पे क्या आ जाता, अगर मान लीजिए यहाँ पे बीटा सब्स्टिट्यूट कर देते तो देख ले, बीटा पुट कर देते, क्या पुट कर देते, बीटा, अच्छी बात है। तो अल्फा बीटा के साथ यहाँ पे 1 आना पड़ता, हाँ। अच्छा बीटा बीटा और यहाँ पे फिर फर्दर बीटा के साथ और क्या आता, फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक, ये इस जगह पे बीटा आ जाता, तो बीटा बीटा और कुछ करके फिर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो मिल जाता, लेकिन इस वाले कॉलम का सम नहीं मिलता। तो ये जो रेड में मैंने लिखा है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा तो 1 और बीटा में से सिर्फ 1 अलाउड है, हाँ, तो इंटू 2 करने की जरूरत नहीं है, नहीं, सिंपली 6 वेज मिल रहे हैं। कितने वेज मिल रहे हैं, 6 वेज। 6 वेज कौन सा है, क्यू में 4 इज द करेक्ट, क्यू में 4 है, हाँ। फिर विद ऑल इंटीजर्स रो के एलिमेंट्स का सम 0 है, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ m, रो के एलिमेंट्स का सम 0 और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है ऑफ द डिटरमिनेंट m। तो आपने रो के एलिमेंट सब 0 किए ही हैं, इसमें आप चाहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल भी सकते हैं। वैसे आप देखेंगे 1 अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा 1 बीटा अल्फा, इसका अगर आप डिटरमिनेंट देखेंगे तो बहुत ही स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट ए बी सी बी सी ए सी ए बी विच इज 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब। और अगर मुझे पता है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 0 है, इस पर्टिकुलर केस में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 0 था, तो वो पूरा का पूरा सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट वैल्यू विल बी 0। तो इस पर्टिकुलर केस में वैल्यू विल बी 0। इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं थी, आपने डायरेक्टली ओरली कर लिया, इसका आंसर 5। तो अपने पास q का 4 और s का 5 भी हमने वेरीफाई कर लिया, q का 4 s का 5 हमने चेक भी कर लिया, वेरीफाई कर लिया। आंसर तो पहले ही आ गया था, बट चेक और वेरीफाई हमने अब कर लिया है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी रेटिंग बोली जाए तो 6 है, क्योंकि एक दो स्टेप्स के बाद आप क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे आंसर मार्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे पूरा एनालिसिस करते तो और ज्यादा भी दे सकते हैं उसको डिफिकल्टी रेटिंग, बट मैथ्स कॉलम आजकल क्योंकि ऑप्शंस उसके इस तरह के दे रखे इसलिए रिलेटिवली आसान। That's all in this particular question. Next question number 15 की बात करेंगे। Question number 15 देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे। Let the straight line y equal to 2x touch a circle with center 0, alpha, alpha greater than 0 है। अच्छा coordinate geometry से related है, हाँ, radius r at a point, diagram वगैरह बना लेंगे। Let b1 be the point on the circle such that the line segment a1 b1 is the diameter of the circle, alpha plus r की वैल्यू 5 plus root 5 दे रखी है, list 1 list 2 दे रखी है और values की बात कर रहा है। सबसे पहले diagram बनाएंगे। Let's start the diagram first। अच्छी बात है। Let's try and draw the diagram. Straight line y is equal to 2x. Touch a circle with center 0, alpha. 0, alpha y axis पे है, हाँ, अच्छी बात है। y is equal to 2x. This is the line y is equal to 2x. हाँ भाई, 0, alpha center लेते हुए सर्कल बनाए, yes. तो ये अल्फा है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, और टच कर रहा है तो ये रेडियस है जो कि परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, हाँ भाई। रेडियस r भी दे रखा है, अल्फा भी दे रखा है, अल्फा ग्रेटर देन 0 ऊपर दे रखा है। At a point a1 ये दे रखा है। b1 with a point on the circle such that line segment a1 b1 is a diameter, b1 कुछ यहाँ रहेगा, अच्छी बात है। अब देखिए a1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा कुछ यहाँ है, r कुछ यहाँ है, और अल्फा प्लस r की वैल्यू दे रखी है मुझे 5 प्लस रूट 5, बहुत अच्छी बात है। अब वैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीट, बट आप देखिए ध्यान से ऑप्शंस को। एक बार आपसे अल्फा की वैल्यू पूछिए, एक बार r की वैल्यू पूछिए, एक बार a1 b1 पूछा है, तो a1 b1 इनमें से कुछ होंगे और अल्फा और r इनमें से कुछ होंगे, हाँ या ना। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आप देखो ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अल्फा या तो रूट 5 होगा या 5 होगा, r या तो रूट 5 होगा या 5 होगा। मैंने कहा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अल्फा इज द हाइपोटेन्यूज, ये लेंथ हाइपोटेन्यूज की है, तो गारंटी से अल्फा 5 होगा, r रूट 5 होगा। दो पार्ट्स तो यही खत्म हो गया अपने, अल्फा 5 होगा 4 और r रूट 5 होगा 2, ये खत्म हो गया यहाँ पे। a1 b1 कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं, यस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, a1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या, हाँ, तो a1 तो गारंटी से 2,4 होगा, ये 5 होगा, कुछ नहीं करना है। a1 2,4 y इक्वल टू 2x अप्लाई करने वाला a1 होगा, और b1 इसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे अल्फा 5 आ चुका है ना, ये 5 है, इसकी हाइट अगर 4 है 5 है तो इसकी हाइट 6 होगी, इसकी हाइट 6 होगी, इसकी हाइट 4 नहीं हो सकती, b1 3 हो जाएगा। Just on the basis of the information given, we have solved this very easily. We've solved this very easily. Alpha plus r 5 plus root 5 है ना, हाँ। और आंसर आप मार्क कर सकते हैं, p का 4 2 5 3 4 2 5 3। The correct answer is this option C. और कुछ नहीं करना इस सवाल में, आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार डायग्राम बना के देख लें तो, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे। हम तो सॉल्व करना चाहते हैं पूरा का पूरा, कर लो, मैंने कब रोके।
ये लाइन है अल्फा कामा 0, यहाँ से डिस्टेंस है। हाँ, अल्फा और आर में एक रिलेशन ये आएगी कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। एक इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, एक और कंडीशन आपने निकाल ली डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से, एंड उन दोनों को यूज करके आप अल्फा आर के लिए पहले सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट A1 कैसे निकलेगा, ये पॉइंट आ गया तो उसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके A1 निकल जाएगा, फिर A1 B1 का मिड पॉइंट अल्फा है, उससे काम चल जाएगा। क्या सॉल्व नहीं करेंगे, जरूरत कहाँ है, सारे के सारे ऑप्शंस, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आंसर भी आ गया है, अब क्या करें, बस इतना ही है। डिफिकल्टी रेटिंग कितनी है इस क्वेश्चन की, 5 है। अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो वैसे तो 2 भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमने सिर्फ डायग्राम बनाया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मैच द कॉलम वंस अगेन। Gamma belongs to real numbers such that the lines this and this intersect R1 be a point of intersection of L1 and L2. अच्छा, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R1 है, O0,0, n vector denote a unit normal vector to the plane containing both the lines L1 and L2. Okay. Match each entry in list 1 to the correct entry in list 2. List 1, list 2 दे रखी है अपने को। तो गामा की बात कर रहा है, पॉसिबल चॉइस फॉर n कैप OR1 वेक्टर और OR1 वेक्टर डॉट n कैप, और फिर आपको 4 ऑप्शंस ABCD इस तरह से दे रखे हैं। अच्छी बात है। अब इसमें भी क्या हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब देखो क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करने के लिए दे रखा है, सॉल्व कर सकते हैं हम चालू करेंगे कि L1 और L2 x और y से पॉइंट निकालेंगे, पहले लैम्डा और म्यू की वैल्यूज निकालेंगे, फिर उससे गामा निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार ध्यान से देखो क्वेश्चन को। कैसे देखें, इसको मत देखो, इसके आगे देखें, डायरेक्ट PQRS पे आ गए। हाँ, डायरेक्ट PQRS पे आ गए। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, गामा एक नंबर होगा, हाँ, n कैप एक वेक्टर होगा, हाँ, वेक्टर्स कितने हैं यहाँ पे, 2 वेक्टर्स हैं। OR1 एक वेक्टर होगा, हाँ। अच्छा, n कैप एक यूनिट वेक्टर होगा, हाँ। ये यूनिट वेक्टर है क्या, नहीं, ये है क्या, हाँ, ये यूनिट वेक्टर है। तो n कैप के लिए करेक्ट आंसर तो 4 है, क्यों का करेक्ट आंसर 4 है। सॉल्व नहीं करेंगे हम सॉल्व, यही है। अच्छा, गामा की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, और OR1 भी वैसे अब बचा हुआ है तो यही होना चाहिए वैसे तो। चेक कर लेते हैं, Q का 4, जो Q का 4 ही दे रखा है तीनों में, तो R का 1 भी तो दे रखा है तीनों में। अच्छा, और P का 353 में से कुछ, 35 में से कुछ दे रखा है, और 25 में से कुछ दे रखा है, देख लेंगे। बट R का 1, R का कहां गया, R का 1 दे दिया साथ में, ये राइट, अच्छी बात है। गामा की वैल्यू की बात करें, गामा या तो 1 हो सकता है, या 2 या 5 में से √2/3, √3/2 में से कुछ हो सकता है। क्या होगा देख लेते हैं एक बार, पीछे चलो। तो हमने कहा यार गामा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी, हाँ या ना। लैम्डा और म्यू में, लैम्डा और म्यू जो भी आएंगे लीनियर आएंगे। ये सब क्या बातें कर रहे हो, सॉल्व करोगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे सर हम, देखो आप कहेंगे कि x + 11/1, इसको लैम्डा मानते हुए जब आप पॉइंट लिखेंगे L1 पे, तो दैट विल बी लैम्डा -11, 2 लैम्डा -21, 3 लैम्डा -29। ये L1 पे पॉइंट लिखा आपने। फिर L2 पे पॉइंट लिखोगे, आप बोलोगे 3 म्यू -16, 2 म्यू -11, म्यू गामा -4। अच्छी बात है। इन दोनों को इक्वल करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालोगे, लीनियर इक्वेशन से तो जो भी आएगी, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी, बट रैशनल आएगी। ये भी इधर से, फिर जब आप लैम्डा और म्यू रैशनल आ गए तो गामा भी रैशनल आएगा, इरैशनल नहीं आएगा। तो गामा 3 आ सकता है। गामा के लिए करेक्ट आंसर क्या है, 3। तो पी का करेक्ट आंसर क्या है, पी के लिए 3 है। हाँ भाई, पी के लिए 3 है, 4 1, तो 3 4 1 3 4 1, ये तो कट गया, ये कट गया, इसमें से या इसमें से कुछ है, मतलब अब मेरा टारगेट बच गया एस को एनालाइज करना, एस में 2 या 5 है। और क्वेश्चन आप देखिए आधा सॉल्व हो चुका है, आधा क्या पूरा ही सॉल्व हो चुका है, क्योंकि एस में पूछा भी क्या है, OR1 वेक्टर डॉट n कैप पूछा है। अरे भाई OR1 और n कैप तो निकल गया ना, तो इधर जाके सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे सॉल्व, यहीं से आंसर निकाल लेंगे डायरेक्ट। क्या बात कर रहे हो, हाँ डायरेक्ट निकालो, देखो -1/√6, हाँ, माइनस और -2/√6 हो जाएगा प्लस के साथ। अच्छी बात है, -1/√6, कुछ तो गड़बड़ है, ये वैल्यूज ये -i -j प्लस k होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन चेंज नहीं करे, करेक्शन करे, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दिस, आप चेक कर सकते हैं सोर्सेज में जाके, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। और +1/√6 यहां से आ गया, अच्छा +1/√6 आ गया, अच्छी बात है। -1/√6 आ जाता है, 2/√6 -1 -1 0 हो जाता, आंसर तो है ही नहीं।
क्वेश्चन जो है उसमें प्लस के है वहां पे, ठीक है ना, प्लस के कैप है। व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, ये टर्म्स कट गई, 2/√6 बन रहा है, हाँ 2/√6 तो ऑप्शन ही नहीं है, अरे है ना बेटा, √2 देखो, √2 कटेगा, √2/√3 बचेगा, √2/3 बचेगा, ये फिफ्थ वाला, तो इसका करेक्ट आंसर फिफ्थ। क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही नहीं हमने, ये रहा क्वेश्चन, हमने सॉल्व किया ही नहीं, आप तो डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं कि आंसर आ चुका है इसका 5, मतलब ये वाला करेक्ट आंसर है, कौन सा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। जो क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आंसर निकाल लिया, निकल रहे हैं यहाँ पे, तो हमने निकाल लिया, हमने जबरदस्ती थोड़ी निकाला जी, एडवांस वाले उन्होंने अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें पूरा का पूरा, तो इसमें लेवल्स क्या क्या ये चीजें सबसे पहले इक्वेट करके आप गामा की वैल्यू निकालेंगे, गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, गामा की वैल्यू आप निकाल लेंगे 1 आ जाएगी, वहां पे हमने देखी है। फिर R1 n कैप डिनोट यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ L1 and L2, तो इसके नॉर्मल, तो गामा की वैल्यू 1 आने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, हाँ n कैप निकालने के लिए 1 2 3 3 2 1 का आप प्रॉपर डिटरमिनेंट वगैरह बना के आई कैप जे कैप के कैप वगैरह के हिसाब से नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ L1 and L2। और क्या कह रहा है आपसे, दैट्स ऑल, राइट, दैट्स ऑल। R1 के बारे में कुछ कमेंट कर रहा है, ओ R1 वेक्टर, तो R1 निकल जाएगा, पॉइंट R जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकल के ओ R1 वेक्टर भी आराम से निकल जाएगा। दैट्स ऑल दैट यू हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंसर क्या है, आंसर सी है। डिफिकल्टी रेटिंग की बात की जाए तो जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे करोगे तो 2-3 डिफिकल्टी है, वैसे एक्चुअल डिफिकल्टी रेटिंग की बात की जाए तो डिफिकल्टी रेटिंग 5 है इस सवाल की ऑन अ स्केल ऑफ 10। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, आखिरी सवाल इस पेपर का क्या है, f is a function from R to R and g is another function from R to R defined by fx equal to, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, x mod x sin 1 by x, ऑल्दो इस तरह की फंक्शन हम लगातार देखते आते हैं। gx is 1 minus 2x लीनियर फंक्शन है, 1 minus 2x इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, अच्छा, और 0 है अदरवाइज, gx लीनियर फंक्शन है बहुत ही पर्टिकुलर रेंज में, बहुत ही पर्टिकुलर डोमेन में। ABCD बिलोंग टू रियल, डिफाइन द फंक्शन h, hx एक फंक्शन है, अरे वाह, a के साथ fx, b के साथ gx प्लस g हाफ माइनस x, c के साथ x माइनस gx, d के साथ gx, x बिलोंग्स टू रियल, मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1, तो लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार साथ में। लिस्ट हम देखेंगे, उसने कहा कि यार a0 ले लिया, b1 ले लिया, c0 d0 ले लिया, तो फिर h कैसा फंक्शन है, तो अब देखिए ABCD जो डराने के लिए इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिखा था, उसमें से उसने 3 को तो 0 कर दिया, फिर से 3 को 0 कर दिया, फिर 3 को 0 कर दिया, फिर 3 को 0 कर दिया, तो या तो D1 है, C1 है, A1 है या B1 है, मतलब इनमें से इंडिविजुअल फंक्शंस को ही आपको एनालाइज करना है, दैट्स अ कैच फर्स्ट थिंग। अच्छा, ऑप्शंस भी देख लें, ऑप्शंस तो ABCD है ही सी, PQRS वगैरह के साथ बहुत कुछ दे रखा है, कोई से एक तो एनालाइज करें। अब इसमें सबसे सिंपल वाला सबसे पहले ढूंढेंगे हम, कौन सा वाला, देखो gx सबसे सिंपल है, ये जबरदस्ती fx तक क्यों जाएंगे हम, पहले तो gx, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, सबसे पहले d वाला चाहिए, कौन सा, जिसमें d की वैल्यू 1 है, सबसे पहले तो मैं s एनालाइज करूंगा, सबसे पहले कौन सा करूंगा, s एनालाइज करूंगा। आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन लेट मी एनालाइज s एनालाइज करने के लिए मैंने कहा hx इक्वल टू क्या है भाई, d की वैल्यू 1 रख दी, बाकी सब 0, ये gx के बराबर है, हाँ भाई, अच्छा gx के बराबर है, gx को एनालाइज करना है, gx का ग्राफ बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है gx का ग्राफ बनाना, 0 से लेकर 1/2 तक जाना है, हाँ 0 पे वैल्यू क्या है 1 और 1/2 पे वैल्यू है 0, ये रहा आपका ग्राफ, दोनों क्लोज्ड है, हाँ दोनों क्लोज्ड है, उसके अलावा इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, हाँ भाई, ये अपर मोस्ट लिमिट कितनी है 1 है, तो उसने कहा ये फंक्शन हो गया hx इक्वल टू gx, उसने कहा h इज 1 1, कहां से कहा, h अपना R to R है, 1 1 है क्या, नहीं मैनी 1 फंक्शन है, तो ये नहीं है, एच एस ऑन टू नहीं, डिफरेंशियबल नहीं, बीच में ब्रेक आ रहा है, रेंज 0 से लेकर 1 है क्या, क्लोज्ड, और कर्ली ब्रैकेट नहीं, रेंज आपकी क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 है क्या, हाँ, तो एस के लिए करेक्ट चॉइस 4 है भाई, एस के लिए करेक्ट चॉइस क्या है 4, चेक कर लेते हैं ऑप्शंस कौन से कट रहे हैं, एस के लिए करेक्ट, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, सॉल्व करेंगे क्या आगे, क्यों करेंगे आगे सॉल्व, एस के लिए करेक्ट चॉइस 4 है, एक ही में आ रहा है 4, ये रहा आंसर, कौन सा, सी वाला, क्वेश्चन PQR भी तो करके देख लो, आप एक बार देख लेते हैं, चलो PQR को भी देख लेते हैं, बट हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है, और वो भी मैंने बहुत सारी बातें आपसे एक्स्ट्रा करी हैं, तो आप दिमाग लगाए तो जल्दी हो जाता। सी इज इक्वल टू 1, आर वाला देख लेते हैं, आर वाला भी सिंपल है, देख लेते हैं, सी इज इक्वल टू 1 लगाया तो x माइनस gx, तो आर वाला एक बार एनालाइज कर लेते हैं, hx कितना हो जाएगा, बाकी सब तो 0, x माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 एंड x प्लस 2x इज 3x, ये आ रहा है शायद, देखिए ध्यान से, hx इक्वल टू -1 प्लस 3x, ये आ रहा है,
और इंटरवल, यही वाला इंटरवल है 0 से लेकर हाफ, इस बार ये वाला फंक्शन हो जाता है -1 + 3x। और अगर मैं फंक्शन को देखूं तो व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, x माइनस दिस। तो इसका ग्राफ बना सकते हैं आप आराम से। हाँ, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। -1 + 3x 0 से लेकर 1/2 में, 0 क्लोज्ड, ये क्लोज्ड, और 0 पे वैल्यू हो जाएगी -1, और 1/2 पे वैल्यू हो जाएगी 3/2 -1 इज 1/2। ये लगातार बढ़ रहा है ग्राफ 1/2। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, राइट? चलेगा? हाँ। इसके आगे x माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, और इसके पहले भी hx की वैल्यूज नहीं, उसमें कैच है, gx 0 है, x 0 थोड़ी है, x 0 नहीं है। तो ये इस इंटरवल में ये वैल्यूज रहेंगी, अदरवाइज वैल्यूज रहेंगी x। तो ग्राफ उसके पहले ऐसा रहेगा, उसके बाद ऐसा रहेगा, लगातार बढ़ता हुआ ऐसा। अच्छी बात है कि अब हम ऑप्शंस देखते हैं। इसमें क्या क्या है? 1 1 ऑन टू, डिफरेंशिएबल तो नहीं है, ऑन टू है। यहाँ पे 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है, क्योंकि -∞ से लेकर इंफिनिटी सारी वैल्यूज ले रहा है। हाँ, तो अब देखिए ऑन टू है, इसका आंसर 2 है। आ बेटा भी चाहिए, देखिए ध्यान से, कहाँ पे अपन 4 के साथ 2 और फिर 3 और 5 भी आ जाएंगे क्या? हाँ, a = 1 लेके fx को एनालाइज करना है, fx डिफरेंशिएबल है क्या या नहीं है। देखिए ध्यान से, इसके लिए क्या है, p के लिए 5 कह रहा है, रेंज ऑफ h इज 0,1, ये कह रहा है नहीं। q के लिए हमें देखना है, q के लिए करेक्ट आंसर क्या है? q के लिए करेक्ट आंसर 3 होगा। h इज डिफरेंशिएबल किया है हमने बहुत बार इस तरह का सवाल। यस, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर। एंड व्हाट एल्स, एक और बच गया, जब b = 1 है, b = 1 है मतलब gx + g हाफ ऑफ -x, तो हाफ -x किया, और g ही इन्वॉल्व है, 0 से लेकर 1/2 रहेगा। दोनों के दोनों फंक्शन जब आपने ले लिया और दोनों को जोड़ दिया आपने, तो मोस्ट पहले इसमें रेंज ये वाली आ जानी चाहिए। यस, p का 5 आ जाना चाहिए, वो आ जाएगा। gx और g हाफ -x दोनों के दोनों लिख सकते हैं आराम से। इंटरवल क्या रहेगा? 0 से लेकर 1/2 ही रहेगा, और कुछ नहीं है। बस इतना ही है। हाँ, क्वेश्चन तो बहुत पहले सॉल्व हो गया था, अब तो बस हम उसके बाद का सॉल्यूशन देख रहे हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस देख रहे हैं। और डिफिकल्टी रेटिंग की बात की जाए तो पूरा सॉल्व करोगे तो डिफिकल्टी रेटिंग 6 है, वरना तो आपने ज्यादा सॉल्व किया ही कहाँ है। डिफिकल्टी रेटिंग 3 भी आप बोल सकते हैं, बट ठीक है, डिफिकल्टी रेटिंग 6 इफ यू आर सॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि इतना दिमाग लगाने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए कि भाई मुझे ये सब पढ़ना है पहले, फिर ये देखना है, और फिर यहां पहुंचना है, और उसमें से एनालाइज करके आंसर निकालना है, तो स्टिल दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 6 का क्वेश्चन। That's all in this particular question। और इसी के साथ JEE Advanced 2024 पेपर 1 के सॉल्यूशंस मैथमेटिक्स के होते हैं समाप्त। अगले सेशन में हम बात करेंगे पेपर 2 की JEE Advanced 2024 की।